हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं शाजिया, आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आ जाएं आप लोग, टाइम हो चुका है क्लास का। इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड किधर से जाएगा ये? चलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नाजिम, प्रिया, स्वाति, अमृता, दीपशिखा, स्वाति सिन्हा, गौरव, यस, स्नेहा, शायद जूम पर हैं जी। सबको गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, वेट कर रहे थे क्लास की आप सभी के सभी। हाँ जी, क्लास का इंतज़ार कर रहे थे सभी के सभी। यस यस, गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बताइए, चलिए, बिहार की हिस्ट्री अब मज़ेदार लग रही है, नहीं लग रही? अब समझ में आ रहा है ना? अब तो कोई समस्या नहीं, खासतौर से जो स्पेशल हैं। अच्छा, बेसब्री से है। नहीं नहीं, बिल्कुल। बिहार हिस्ट्री, इसे ही कह सकते हैं हम लोग, बिहार का इतिहास। ओके। हाँ जी, सत्यम, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। सभी लोग आ जाएं। अच्छा सुनिए, मुझे ये कहना था कि जो भी मैंने टॉपिक अभी तक आप लोगों को कराया है, इसमें स्पेशल बिहार हिस्ट्री में एंशियंट अभी चल रहा है, तो आई गेस मैंने जो लगभग लगभग जो सारे टॉपिक थे जो इम्पोर्टेंट हैं, यानी एंशियंट के टाइम पीरियड पे, वो लगभग हो चुके हैं। लास्ट जो है आज बचा है वो हम लोग कर लेंगे, जो मतलब बिहार के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद फिर आपका मेडाइवल क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो मुझे एक बात आप लोग बताएं, आप लोगों से एक राय लेना था कि जैन और बौद्ध धर्म रह रहा है ना? जैन और बुद्धिज्म, आई गेस यही रह रहा है ना? जैन और बौद्ध धर्म रह रहा है, जैन एंड बौद्ध बुद्धिज्म। एक टॉपिक आई गेस यही रह रहा है मेरे ख्याल से एंशियंट में। तो इसको बिहार के इतिहास में पढ़ लिया जाए, या इसे, वैसे तो बिहार के इतिहास का ही पार्ट है ये भी, इसके साथ पढ़ लिया जाए, या फिर आगे अगर जैसे सामान्य इतिहास अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ा जाए। आप बताएं क्या करना है इसमें। आप लोगों के जो भी राय होंगे वही बेहतर मान्य होगा। एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर पोल कि आप क्या बताते हैं, क्या करना चाहते हैं इसमें। मैंने पूछा है आप लोगों से कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसको इसके साथ ही, अच्छा ठीक है, स्मारिका बोल रही है मैम इसके साथ ही, ओके। तो देखिए, आज ना यहाँ तक करके कल एक काम करेंगे, नहीं तो बुद्धिज्म जैनिज्म कल कर लेंगे। आज जो है गुप्ता और इसके साथ ही अभी पढ़ लेंगे। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, इसे एक काम करते हैं, ये टॉपिक जो है ये कल आप लोगों का हो जाएगा, यानी ये कल का रहेगा टॉपिक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इसके साथ ही। ठीक है ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा, क्योंकि है क्या कि पढ़ने के फ्लो में लगातार मौर्यन और ये वो जो हम लोग सीक्वेंस में चलते चले गए, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है तो थोड़ा सा क्या है कि उसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी भी है और अलग अलग चीज़ें भी हैं, तो उसको एक साथ घालमेल नहीं किया जा सकता था। दैट्स वाई उसके लिए ठीक है कि एक क्लास ही हम क्या करेंगे। हाँ, मैं इसे एक काम करूँगी, कल ये वाला टॉपिक आप लोगों का हो जाएगा। आज जो है सुन लीजिएगा, आज जो आपका टॉपिक, जो भी स्टूडेंट आए हैं, गुप्ता पीरियड उस दिन शायद मैंने समुद्रगुप्त तक करा दिया था आप लोगों को, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो गुप्ता पीरियड हम लोग कर लेंगे आज, और इसके साथ साथ बिहार में जो क्षेत्रीय राजवंश था इस समय पर, बिहार में क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश, इट मीन्स रीजनल डायनेस्टी जो है, यहाँ पर कौन कौन से पनप चुके थे, रीजनल डायनेस्टी है ना, रीजनल डायनेस्टी ऑफ बिहार। ये हम लोग आज कोशिश करेंगे कि आज इसे हम लोग क्या किया जाए, कंप्लीट। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। ठीक है ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अच्छा, आ रही है, बताइए बताइए। हाँ जी मनीष बोलिए। हाँ? किसका साउंड कम आ रहा है? मेरी मेरी आवाज़ कम है?
एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, हाँ जी, अब बताइएगा, आवाज आ रही है अब? अब क्लियर है आप लोगों को आवाज? हाँ जी, ये बताइए, मैं ये कह रही थी, ओके ओके, मैं समझ गई। मैं ये कह रही थी आप लोगों को कि आज जो जो टॉपिक है, यानी आज वाला जो टॉपिक है, ये गुप्ता पीरियड में मैंने आप लोगों को, आई गेस मैंने समुद्रगुप्त शायद वहां तक मैंने करवा दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, वहां तक हो चुका था? यस मैम। अच्छा जी, ऑल क्लियर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। तो ये जैनिज्म और बुद्धिज्म है ना, ये कल के लिए रखेंगे हम लोग, कल इसे कर लिया जाएगा, ओके। और जो है अभी जो बच गया हमारा गुप्ता पीरियड में, वो था जो लास्ट अगर है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि बहुत ज्यादा नहीं है गुप्ता पीरियड में, बिहार के कंटेक्स्ट में हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। इट मीन्स कि इतना ज्यादा ना तो क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस बनते हैं उतने ज्यादा, ठीक है ना। ना तो क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग अगर बात करें इसमें कि चंद्रगुप्त, ये कह रहे हैं कि मैम चंद्रगुप्त सेकंड तक करवा दी थी आप। हाँ जी, चंद्रगुप्त सेकंड तक हो चुका था क्या? अच्छा जी, मुझे ही नहीं बिलीव हो रहा है कि मैंने वहां तक करा दिया था। मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त तक ही करवाया था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। हो सकता है आप कह रहे हैं तो हो सकता है कि वहीं तक हुआ हो। अच्छा, आप लोगों ने पता किया जो मैंने आप लोगों को कुछ टास्क दिया था उस दिन? हाँ जी, कुछ टास्क दिया था, याद है या भूल गए हैं? कुछ टास्क दिया था मैंने आप लोगों को उस दिन, याद है या भूल गए हैं आप लोग? हाँ, क्यों नहीं कर दीजिए ना, ठीक है, वो बोल देते हैं तो। चलिए, आ जाइए यहाँ पर। आते हैं हम लोग कुमार गुप्त पे। कुमार गुप्त, ओके, ठीक है। कुमार गुप्त के बारे में बात करें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम लोग बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय से शुरू कीजिएगा, ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय कुछ तो बता रहे हैं कि मैम चंद्रगुप्त द्वितीय कर चुकी थी, बता चुके थे आप लोग। प्रणाम केशव, हाँ हाँ, खुश रहिए सभी के सभी। कुमार गुप्त पर अगर हम लोग आते हैं तो इसके टाइम पीरियड पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम अब पता नहीं, आप ही लोग कंफ्यूज हैं, या तो कुछ ने ज्यादा पढ़ लिया है आगे, कुछ ने कम पढ़ लिया, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। चलिए कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर चंद्रगुप्त में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, अगर चंद्रगुप्त में आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा है, शू सिल्वर कॉइन, चंद्रगुप्त फर्स्ट बताया था मैंने आप लोगों को, चंद्रगुप्त फर्स्ट मैंने बताया था स्वाति, अगर याद होगा तो मैंने बताया था आप लोगों को चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। मुझे लग रहा है कि सब भूल गए हैं आप सभी के सभी। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय, चलिए भैया, मुझे आज आप लोगों ने ना कंफ्यूज कर दिया, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये करवा दिया ना, तब फिर क्यों बोल रहे हैं आप सभी के सभी? हाँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, चलिए ठीक है, मैं समझ गई, मैं समझ गई, चलिए तब ठीक है। कुमार गुप्त पर आते हैं। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, कुमार गुप्त क्यों इंपॉर्टेंट है बिहार के कंटेक्स्ट में? हाँ जी बताइए, कुमार गुप्त बिहार के कंटेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइए इसके बारे में। वाई कुमार गुप्त वॉज इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार? क्या है, क्या है, क्या किया था इसने? हाँ, इसका नालंदा विश्वविद्यालय, यस यस, नालंदा विश्वविद्यालय जो है
उसका इस्टेब्लिशमेंट, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 415 से लेके 455 ईस्वी तक, ठीक है ना। इसके टाइम पे जो मेजर वर्क हुआ, अगर बिहार के कंटेक्स्ट में बात करें तो नालंदा महाविहार बोला जाता था उसे, जो कि नालंदा महाविहार, ठीक है ना, नालंदा महाविहार। इट मीन्स दिस इज नोन ऑल्सो नोन एज नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। यही किस नाम से जाना जाता था, नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। यही इसके टाइम का सबसे बड़ा क्या था, अचीवमेंट था। इट मीन्स नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द टाइम पीरियड ऑफ, रुक जाइए, नालंदा यूनिवर्सिटी, अच्छा कोई नहीं, मैंने जो भी पढ़ाया है ना आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, टेस्ट देंगे आप सभी के सभी, देंगे, हाँ तो ठीक है, कल जैनिज्म बुद्धिज्म हो जाए तब तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द टाइम पीरियड ऑफ कुमार गुप्ता, टाइम पीरियड ऑफ कुमार गुप्ता। मोस्ट प्रोबेबली संडे वगैरह जब भी होगा, टेस्ट जो भी होगा आप लोगों को बता देंगे। हाँ, टेस्ट जब भी होगा वो क्या किया जाएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो कुमार गुप्त के बारे में अगर हम लोग देखें कि कुमार गुप्त जो है ये क्या, इसके बारे में सबसे ज्यादा मतलब मेन ये है कि गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख इसी के काल में मिलते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख इसी के काल में मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम ध्यान से सुन लीजिएगा। इट मीन्स मोस्ट ऑफ एडिक्ट्स रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड वाज फाउंड इन द टाइम पीरियड ऑफ कुमार गुप्त। यानी कि कुमार गुप्त के टाइम पर ही हम लोग क्या देख रहे हैं इस टाइम पे, एमसीक्यू। हाँ जी, परेशान क्यों हो रहे हैं, जितना टॉपिक मैं करवा रही हूँ आप लोगों से एमसीक्यू का टेस्ट लिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, इसके लिए परेशान नहीं होना है। बस कल के बाद यानी कल के बाद जो है थोड़ा सा चीजें क्या हो जाएंगी और ट्रैक पर आ जाएंगी, एक बार थोड़ा सा कुछ टॉपिक कवर हो जाए फर्स्टली, हाँ ये उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कि आपने ये सब पढ़ लिया है ना। और इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो है इसका शासनकाल कहाँ से पता चलता है, तो इसके शासनकाल के बारे में मंदसौर अभिलेख से हमें पता चलता है। इसके शासनकाल के विषय में मंदसौर अभिलेख से पता चलता है, मंदसौर अभिलेख से पता चलता है। मंदसौर जो है ना बेसिकली ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है, अभिलेख से पता चलता है। इट मीन्स इसका जो हिस टाइम पीरियड वॉर हम लोग कहां से जानते हैं, द एविडेंस या द सोर्स रिगार्डिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ कुमार गुप्ता वॉज मंदसौर एडिक्ट। मंदसौर अभिलेख जो है उससे ही हमें कुमार गुप्त के शासन के बारे में पता चलता है, कुमार गुप्त के शासन के बारे में क्या है हमें पता चलता है। ये था बेसिकली किसके बारे में, ये था कुमार गुप्त के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, कुमार गुप्त के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है ये मेन बात इसी टाइम पे माना जाता है कि इसकी स्थापना नालंदा महाविहार बोला जाता था। महाविहार में प्लीज कंफ्यूज ना होंगे आप सभी के सभी कि मैम महाविहार क्या है, महाविहार का मतलब ही हो जाता था उस टाइम पे क्या, मैम बुक्स ज्यादा हो रही है, कंटेनर मीन्स, हाँ कंटेनर मीन्स क्या कह रहे हैं केशव, मैम बुक्स ज्यादा हो रही है, कंटेंट मतलब, चलिए आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाई केशव आप क्या कह रहे हैं, बाद में इस पर डिस्कस कर लेंगे जो भी जिस तरह से। हाँ इसका मतलब होता है महाविहार का मतलब ही होता है, नहीं अलग है,
दीप्ति अलग है, समुद्रगुप्त अलग है, कुमारगुप्त अलग है, बिल्कुल अलग अलग हैं दोनों, इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये था बेसिकली किसके बारे में, ये हम लोग बात कर रहे थे कुमारगुप्त के बारे में। गुप्ता डायनेस्टी में ध्यान रखिएगा सभी के सभी शासक नहीं, कुछ शासक अपने आप माइंड में फिक्स कर लीजिए, जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया, आप समुद्रगुप्त ध्यान रखें, स्कंदगुप्त ध्यान रखें, कुमारगुप्त भी इस कारण से क्योंकि इस समय पे नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड हुआ था, दैट्स वाई। Keshav, I really don't understand that what are you asking about the content, about the books. मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपका क्वेश्चन कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं या क्या आफ्टर वीडियो स्टडीज। आई डोंट नो आप क्या एग्जैक्टली व्हाट आर यू आस्किंग अबाउट दैट। सो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं कि हम क्या देख रहे हैं कि कुमारगुप्त के बारे में ये था, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर बात करें कि इसके टाइम पीरियड का जो अभिलेख है और कौन से एविडेंसेस से हमें पता चलता है इसके बारे में, तो हमें पता चलता है मेनली मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त का शासन था। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके टाइम पीरियड पे ही हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा गुप्ता पीरियड से संबंधित जो अभिलेख हैं या जो भी एविडेंसेस है वो पाए गए हैं। ये था आपको कुमारगुप्त के बारे में। एंड द लास्ट वन जो है, अब वो थोड़ा सा क्या कर लीजिए, ध्यान रख लीजिएगा, स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट जो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ठीक है ना, स्कंदगुप्त। ये हम लोग बात कर रहे हैं यानी गुप्ता पीरियड के जो इंपॉर्टेंट शासक है। ये नहीं कहेगा कि मैम सबके बारे में बता देंगे, जो इंपॉर्टेंट रूलर है सब के बारे में अगर आप पढ़ने लग जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में क्या होता है, काफी लेंदी होता है। 455 से 467 ईस्वी वॉज अ टाइम पीरियड ऑफ स्कंदगुप्त। ये क्या था, ये स्कंदगुप्त का क्या था, टाइम पीरियड था। हाँ, स्कंदगुप्त का क्या था, ये टाइम पीरियड था। डोंट वरी केशव, हो जाएगा उसके बारे में। अगर आपके इसमें कुछ भी ऐसे अगर कुछ भी क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है ना, इसके बारे में देखिए, एक मध्य एशिया से हूणों का आक्रमण हुआ था, ध्यान रखिएगा। मध्य एशिया से हूण, एक चीज ध्यान रखिएगा, हूण जो थे ना, हूण, इसको हूणो बोला जाता था या फिर इसे हुणास बोला जाता था। ये बेसिकली थे कौन, ये बर्बर हुआ करते थे, बर्बर जनजाति होते थे, ठीक है ना। बर्बर जनजाति का इसका मतलब होता है बारबेरियन ट्राइबल्स जिसको बोलते हैं, ये यही थे, ये ट्राइबल ग्रुप्स था। और ये कहां पर अटैक किया था, ये आए कहां से थे, ये आए थे सेंट्रल एशिया से, यानी मध्य एशिया से आए थे ये। और इन्होंने अटैक कहां पर किया था, किसके टाइम पीरियड पर भारत में अटैक किया था, तो वो स्कंदगुप्त था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मध्य एशिया में हम क्या देखते हैं, मध्य एशिया से कौन आए थे, मध्य एशिया से हूणों का आक्रमण हुआ था। यानी मध्य एशिया से ये आए कहां से थे, बेसिकली मध्य एशिया से, ठीक है ना। मध्य एशिया से हूणों का आक्रमण हुआ था, अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के काल में। स्कंदगुप्त के काल में आपको बताऊं, देखिए हिस्ट्री पढ़ना ना बहुत इजी है, बशर्ते आप कुछ चीजें अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। इट मींस कि जो हुनाज अटैक्स जो था ये कब हुआ था, इन द टाइम पीरियड ऑफ, कितने मार्क्स का है भावना, जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है और रिगार्डिंग टेस्ट के, वो सारी बात मैं कल पहले फाइनल हो जाए, एंशिएंट का पोर्शन खत्म हो जाए आपका पूरा का पूरा बिहार का, तो फिर उसके बाद हम लोग कल बता दूंगी। थोड़ी सी कहते हैं ना कि क्या उसको कहा जाता है, कुछ अपने अंदर कुछ क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, है ना। और वो सबसे क्या होता है, सबसे अच्छी कंडीशन वही होती है, ठीक है। और इसने यानी कि स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया था या पराजित किया था, हूणों को पराजित किया था। इसका प्रमाण कहां मिलता है हमें, जूनागढ़ अभिलेख से। इसका प्रमाण हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, अभिलेख से मिलता है। यानी सोर्स क्या है,
इसके बारे में जाने का व्हाट इज द सोर्स, तो सोर्स है हमारा जूनागढ़ एडिक्ट, जूनागढ़ एडिक्ट, ठीक है ना, जूनागढ़ एडिक्ट। इसमें हम क्या देखते हैं कि स्कंदगुप्त ने हूणों को क्या किया था, यानी हूणों को चलिए पहले लिख लीजिए फिर बताती हूं, ठीक है ना। और इसके बारे में देखिए एक चीज और आप लोगों को बता दूं, एक बहुत ही फेमस झील रहा है एंशियंट टाइम पीरियड में, दैट इज सुदर्शन झील। बहुत फेमस झील रहा है और उसको बार बार जिस रूलर ने, हम वो जब सामान्य इतिहास जब पढ़ेंगे तब आपको मैं उसको और क्लियर कर दूंगी कि जिस रूलर ने आप देखिएगा कि जब भी कोई नया शासक आता है या जो भी जिसने भी उसका पुनरुद्धार या रिनोवेशन का कार्य कराया है उसका नाम जरूर आता है। तो इसके टाइम पीरियड पर क्या होता है कि जून यहाँ पे सुदर्शन लेक का फिर से रिनोवेशन करवाया गया था या पुनरुद्धार करवाया गया था। स्कंदगुप्त ने क्या किया था, स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था या पुनर्निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था। इसको अगर एक शब्द में कहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मरम्मत करवाया था, मरम्मत करवाया था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा इसके बारे में, क्योंकि ये जो है स्टार्ट हो जाती है इसकी कहानी सुदर्शन झील की मौर्यंस के टाइम से ही। तो आपको थोड़ा करना क्या है कि देखना है, एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये सुदर्शन झील का ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये बनवाया किसने था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ये बनवाया किसने था, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, ठीक है। और किसने मैंने अभी कहा तो आपसे कि ये कल आप लोग बताएंगे मुझे, और इसको रिनोवेट कौन कौन से शासक ने करवाया था, कौन कौन से मैंने अभी तो बता ही दिया, हिंट तो दे ही दिया कि मौर्यंस के टाइम से शुरू होती है ये कहानी, कौन कौन इसे रिनोवेट करवाता है यानी इसकी मरम्मत करवाता है। ये क्वेश्चन ना बार बार आता है, इसलिए देखिए है क्या, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और जो बार बार कंफ्यूजन में आपको क्रिएट कर दे। हाँ तो ज्यादा करने की जरूरत क्या है केशव, इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है, ठीक है। अशोक ने बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, नहीं तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन द टाइम पीरियड ऑफ गुप्तास, ये तो मैंने आपको कल, मैं समझ गई, मेरे भी क्वेश्चन आप लोग जवाब दे रहे हैं, मेरे भी क्वेश्चन तो ध्यान से सुने। मैंने ये कहा है कि स्पेशली जो सुदर्शन लेक है इसको कौन कौन से रूलर्स ने क्या किया है, रिनोवेट करवाया है। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक जगह इसको लिख करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ना बार बार क्वेश्चन आता है कल की क्लास में, आज नहीं कल की क्लास में एक आध क्वेश्चन ये रहता है ना, इससे आपकी भी तो क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा या इसको देख लीजिएगा कौन कौन से रूलर ने इसे रिनोवेट करवाया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। केशव आप पूछ रहे हैं कि मैम एमसीक्यू, देखिए एमसीक्यू की बात करूं मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रही हूं, आप अगर मार्केट से एमसीक्यू उठाते हैं 1 लाइनर एमसीक्यू आएगा आपका, ठीक है। और 1 लाइनर जो है अभी ट्रेंड नहीं रह गया बीपीएससी का, क्या करेंगे आप ऐसे में, एमसीक्यू बनाने वाले भी उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं केशव कि आपको 4-4 ऑप्शन दें इनमें से है या नहीं है, उस टाइप के जल्दी वो दे भी नहीं रहे हैं। आप जाके उठा के देखिए मार्केट में जो एमसीक्यू के बुक्स हैं, हार्डली 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 लाइनर क्या बीपीएससी में पूछ रहा है 3-4 साल से, आप ट्रेंड अगर देख रहे हैं तो बताइए आप ही सभी, क्या बिहार में 1 लाइनर क्वेश्चन का ट्रेंड रह चुका है अब मुझे जरा बताइए आप सब, बीपीएससी क्यों टफ हो गया है अचानक से, है ना। बीपीएससी अचानक से टफ क्यों हो गया, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन, कहने के लिए 4 ऑप्शन, उसमें 5 ऑप्शन है ना। तो मोर देन 1 लाइन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में, तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम समस्या ये है कि आप जो कह रहे हैं कि मैं मार्केट से बुक उठा ले, ठीक है बुक उठा लीजिए, लेकिन समस्या ये है कि वो रहते हैं 1 लाइनर,
इसी वजह से टफ हो गया। तो क्वेश्चंस के पैटर्न अगर आपको एमसीक्यू पे मॉक अगर करना भी है, अगर आप चाह रहे हैं कि हम उस पर प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप बिल्कुल वैसे वाले क्वेश्चंस को लगाइए जो बीपीएससी के ट्रेंड में, ताकि आपकी आदत डेवलप हो जाए वैसे क्वेश्चंस की। ये मेरा सजेशन आप सभी को, अगर आप लोगों को क्या कहते हैं एमसीक्यू लगाने की इच्छा हो रही है तो देख लीजिए। मैं आप लोगों को पहले ही कह दे रही हूँ कि वन लाइनर लगा के आपको कोई बहुत फ्रूटफुल फायदा नहीं होने वाला, ये तो फैक्ट है। ठीक है, हाँ चलिए ये हो गया। ये हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, ये हम लोग बात कर रहे थे और इसके बारे में बात करें कि इसने ना क्या लिया था, इसने टाइटल कौन सा लिया था, उपाधि के बारे में। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से यही बात कहूंगी कि क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा जो होता है ना अति उत्साह भी कई बार परेशान कर देता है। अति उत्साह का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि अब तो मेरा सब कुछ जो है वो क्या हो चुका है, क्लियर है सारी चीजें। और वही चीज बीपीएससी में आप देखिएगा कि एग्जाम देने के बाद हालत खराब हो जा रही है आजकल। क्यों भाई? क्योंकि 5-5 उसमें जो ऑप्शन आते हैं और वो ऑप्शन हटने वाला नहीं है अभी, उम्मीद मत रखिएगा। एकदम मैं क्लियर हूं इस मामले में, मैं बिना मतलब की बात नहीं करूंगी। सबको लग रहा था कि बीपीएससी वो ऑप्शन हटा देगा, बट वैसा सिनेरियो नहीं है। तो आपको अपने आप को तैयार करना है 5 ऑप्शन के लिए। हाँ, प्रीवियस ईयर का देखिए एमसीक्यू सत्यम लगाते रहिए, कोई समस्या नहीं है उससे। एक तरह से आपका ठीक है, अगर वन लाइनर भी अगर आपका ठीक हो रहा है तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब प्रीवियस ईयर के पेपर जो है ना वो जरूर देख लें, उससे आपको एक ट्रेंड जो है, पैटर्न जो है वो समझ में आ जाएगा। और लगाते लगाते क्वेश्चन क्या हो जाता है, आप धीरे धीरे समझ जाते हैं कि हाँ किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कि किस तरीके से इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके टाइम पीरियड के बाद यानी 467 ईस्वी के बाद माना जाता है ना, ये इसका टाइम पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है, माना जाता है कि इसी के टाइम पीरियड के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन जो है, डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इट मींस आफ्टर स्कंद गुप्त। टाइटल, अच्छा टाइटल इसने टाइटल लिया था शक्रादित्य और देवराय। नहीं दिख रहा है क्या? लोगों की वजह से, आई गेस मुझे लग रहा है लोगों की वजह से नहीं दिख रहा है। ही ओन द टाइटल ऑफ शक्रादित्य एंड देवराय। इसने देवराय और शक्रादित्य की क्या की थी, टाइटल ली थी। ही ओन द टाइटल ऑफ शक्रादित्य एंड देवराय। देवराय और शक्रादित्य की इसने क्या की थी, टाइटल इसने लिया था। यहां पर एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि स्कंदगुप्त के बारे में, कि यहीं से गुप्त काल यानी 467 ईस्वी के बाद जब इसकी मृत्यु होती है, इसके बाद क्या होता है कि गुप्त काल का पतन यानी डिक्लाइन शुरू हो जाता है। फिर से सुन लीजिएगा यहाँ पर कि जो हूणों का आक्रमण हुआ था, बेसिकली दे वर बारबेरियन, वो बार्बर जो ट्राइबल्स, वैसे ट्राइबल्स थे जो बर्बर थे, और इनके आक्रमण की वजह से हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि स्कंदगुप्त ने इन्हें क्या किया था, पराजित किया था। और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो ये जो एविडेंस है कि इसने हूणों को डिफीट किया था, ही डिफीटेड हूणास, ये किस में मिला है, ये हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिला है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि द रिनोवेशन ऑफ सुदर्शन लेक वाज डन बाय स्कंदगुप्त, यानी कि स्कंदगुप्त के द्वारा रिनोवेशन ऑफ सुदर्शन लेक हम लोग देखते हैं, यानी उसको एक बार मरम्मत करवाया गया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कि इसने टाइटल कौन सा लिया था, ही ओन्ड द टाइटल ऑफ शक्रादित्य एंड देवराय। इसने देवराय और शक्रादित्य की उपाधि ली थी। किसने ली थी? स्कंदगुप्त ने ली थी। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 467 ईस्वी के बाद माना जाता है कि गुप्त काल का पतन शुरू हो जाता है। यहां पर आ जाइएगा कि स्कंदगुप्त के बाद हम लोग क्या देखते हैं, यानी कि 467 ईस्वी के पश्चात गुप्त काल का पतन शुरू हो जाता है। गुप्त काल जो है यानी कि गुप्त काल का हम क्या देखते हैं कि का पतन शुरू हो जाता है, का पतन शुरू हो जाता है। स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम है ध्यान रखिएगा, पतन को कहते हैं डिक्लाइन। पतन को बेसिकली क्या कहते हैं, यानी द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता पीरियड वाज स्टार्टेड फ्रॉम, हम कह सकते हैं द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता पीरियड was started from
स्टार्टेड फ्रॉम, कब से देखते हैं हम लोग, आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्त, यानी स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद, विच इज जिसको हम लोग कह सकते हैं कब था ये, देख सकते हैं हम लोग 467 ईस्वी, यानी इसके बाद ही हम लोग क्या देखते हैं कि डिक्लाइन ऑफ गुप्ता पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कई बार कि गुप्त काल का जो अंतिम शासक था वो कौन था, ठीक है ना। तो लास्ट रूलर ऑफ गुप्त काल का अंतिम शासक, गुप्त काल का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त था। 550 ईस्वी इसका अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 550 माना जाता है कि ये इनका टाइम पीरियड था। 560-67 तक ये लोग दिखाई देते हैं हम लोगों को, ठीक है ना। गुप्त काल का अंतिम शासक, इट मीन्स द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज, ठीक है ना। लास्ट रूलर गुप्ता डायनेस्टी वाज, कौन था लास्ट रूलर, तो हम देखते हैं कौन था, विष्णुगुप्त, ठीक है ना। विष्णुगुप्त जो था ये क्या था, अंतिम शासक था गुप्त काल का। तो गुप्त काल का 550 ईस्वी के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि डिक्लाइन, ये लगभग क्या हो जाता है इनकी स्थिति, 500 बहुत हार्डली 567 तक इन लोगों को देखा जाता है। नो, हर्षवर्धन वाज नॉट गुप्ता रूलर, ही वाज फ्रॉम वर्धन डायनेस्टी। केशव, हर्षवर्धन के नाम में देख लीजिएगा, देखिए हर्षवर्धन है ना इसके नाम में, वर्धन, ठीक है ना। तो वो कौन से वंश से था, वो वर्धन वंश से था। ये पहले थानेश्वर में थे, हरियाणा के पास में, बाद में ये शिफ्ट हो जाते हैं कहां पर, कन्नौज की ओर। क्लियर है? हाँ जी केशव, इज इट क्लियर? ये पहले क्या था, ये पहले वर्धन वंश जो है ये हरियाणा के थानेश्वर के पास पहले ये डायनेस्टी स्टार्ट होती है। नहीं, गुप्ता के कंटेम्पररी नहीं है। देखिए समझिए, जैसे अगर हम लोग बात करें भारत में, यानी कि मध्य भारत में, इसको इस तरह से समझिए, ये जो आप बोल रहे हैं टाइम पीरियड, सॉरी, ये जो टाइम पीरियड बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये मगध हो गया, ये बीच का पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र हुआ, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि 550 ईस्वी तक में कौन सा शासन चल रहा है, अभी गुप्त काल चल रहा है, ठीक है। और आप जो बात कर रहे हैं हर्षवर्धन का, वो आता है लेट, वो उससे लेट आता है, ठीक है, इसके बाद शुरू होता है। दे वेर नॉट कंटेम्पररी ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। उनका टाइम पीरियड शुरू होता है कब, जब ये इनके जाने के बाद जो एक वैक्यूम आ जाता है, वैक्यूम इन द सेंस कि एक खालीपन, यानी ऐसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं इमर्ज होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर हर्षवर्धन या वर्धन डायनेस्टी यहाँ पर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। हर्षवर्धन या वर्धन डायनेस्टी, उसी के बाद क्या होते हैं, वो डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद, यानी उसके पहले नहीं हम देख रहे हैं, उसके बाद क्या होते हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो भूल के भी ना ऐसा गड़बड़ मत कर दीजिएगा, कहीं कुछ भी जाके मिला दिए कि ये वर्धन वंश से है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो पूरा का पूरा क्या कर दीजिएगा, एक तरह से समझिए आप ब्लंडर कर देंगे आप, ऐसा करना भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा करना भी नहीं है। हर्ष का जो बेसिकली, जैसे ये देख लीजिए 550 है ना, 600, यानी हर्ष का जो आप बात कर रहे हैं 606 ईस्वी के आसपास में हम लोग देखते हैं हर्ष का टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है। 606 ईस्वी में हम लोग क्या देखते हैं, हर्ष का टाइम जो है शुरू हो जाता है, और ये प्रॉपर टाइटल लेकर के क्या होता है, बैठता है। तो कंटेम्पररी कहाँ हुआ केशव, जब पूरा का पूरा डिक्लाइन हम लोगों को दिख रहा है 550 के आसपास में, गुप्ता डायनेस्टी फिनिश हो जाता है जब पूरा का पूरा, और 606 में बैठ रहा है कौन, आपको हर्षवर्धन। तो इससे वो कंटेम्पररी नहीं ना हुए, वो एक गैप तो है ही। मैंने आपसे क्या कहा कि कोई मजबूत शासन के अभाव में उसके बाद एक बड़ी डायनेस्टी जो हम लोग को दिखाई देती है वो वर्धन डायनेस्टी है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि इनका एक छत्र राज था या एक आरट वाली कंडीशन हो, ये सब जगह रूल कर रहे हो, वैसा कंडीशन नहीं दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि हम लोग क्या देखते हैं हाँ,
ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि गुप्ता डायनेस्टी के बारे में अगर बात करें तो विष्णुगुप्त वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। यानी गुप्ता डायनेस्टी में हम लोग क्या देखते हैं कि विष्णुगुप्त जो है वो क्या है, वो स्पेशली लास्ट रूलर रहा है। और स्कंदगुप्त के बाद से ही क्या होने लगता है, यहाँ पर इसका पतन शुरू हो जाता है। स्कंदगुप्त के बाद ही हम लोग क्या देखते हैं, इसका यहाँ पर इसका पतन शुरू हो जाता है। ठीक है। यहां पर ना अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन द सेंस कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके रिगार्डिंग, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग गुप्ताज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अब गुप्ता के रिगार्डिंग। अब जैसे देखिए, आपसे पूछा जाए कि शकों को किसने पराजित किया था, ठीक है ना, यानी शक विजेता कौन कहलाता है गुप्ता में, शक विजेता। और यहां पर पूछा जाए कि हूणों को किसने पराजित किया था, यानी कि हूण विजेता के नाम से कौन जाना जाता है। हाँ जी, तो शक विजेता के नाम से कौन जाना जाता है? हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड जो है ये किस नाम से जाना जाता है? शक विजेता के नाम से जाना जाता है। ये ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। चंद्रगुप्त सेकंड जो है ही वॉज नोन एज शक, मतलब इसको विजेता कहते हैं, या जो कहते हैं ना कि विनर ऑफ शकाज, इसने शकाज के ऊपर क्या किया था, ठीक है ना। और हूणों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को क्या, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने क्या किया था, हूणों को पराजित किया था। ये भी बाहर से आए हुए क्या थे, आक्रमणकारी थे। ये भी बाहर से आए थे, बाहर से इन द सेंस मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था जो बाहर से लोग आए थे पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड पे, ये जो थे ये कब पहुंचे थे भारत में, ये पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड में पहुंचे थे। ये पोस्ट मौर्यन यानी मौर्योत्तर काल में ये लोग आए थे, मौर्योत्तर काल में आए थे ये लोग, ठीक है ना। और ये हम देखते हैं हुणास जो है ये इसके टाइम पर यानी स्कंदगुप्त के टाइम पर हमें ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इसे लिख लीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लें आप लोग, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रही हूँ कि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चंद्रगुप्त सेकंड से अगर हम लोग देखें तो मेहरौली स्तंभ, जो अगर क्वेश्चन अगर आपका आ जाए कि मेहरौली स्तंभ जो है ये किससे संबंधित है, तो जितना तक इतिहासकार अगर पहुंच पाए तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के अनुसार हम लोग देखते हैं क्या कि इसका संबंध चंद्रगुप्त सेकंड से है। इसका संबंध किससे है? चंद्रगुप्त सेकंड से है। और ये है कहां पर? चंद्रगुप्त सेकंड से है। ये है कहां पर? ये दिल्ली में स्थित है। मेहरौली दिल्ली के जो कुतुब मीनार जहां पर है वहीं पर क्या है, ये वहां पर क्या है, एस्टेब्लिश है मेहरौली स्तंभ। मेहरौली स्तंभ। एक चीज और है, अगर पूछा जाए कि गुप्त काल के जो शासक थे ये किसकी पूजा करते थे या उपासना करते थे, ये किसको मानते थे, ठीक है ना, तो ये लोग विष्णु वैष्णव धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे, धर्म को मानते थे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि दे वेयर वैष्णवाइट्स, दे वेयर वैष्णवाइट्स, वैष्णवाइट्स यानी वैष्णववाद को ये क्या करते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। और एक तरह से इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन ये भी हो सकता है भागवत धर्म, भागवत धर्म ही बोला जाता है, तो इसे ये लोग क्या करते थे, फॉलो करते थे। अच्छा, देवताओं को से अपने आप को टैली करने की जो टेंडेंसी आती है वो गुप्तास में ही आ जाती है। देवताओं से इन द सेंस जैसे मान लीजिए परम भागवत, ठीक है ना, परम भागवत जो है तो ये भागवत धर्म से ही संबंधित क्या है, एक तरह से टाइटल है। तो ये परम भागवत का जो टाइटल हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस टाइम के जो शासक हैं वो क्या करने लगे थे, अपने नाम में इस तरह की उपाधि लेने लगते हैं। जैसे मेहरौली का जो स्तंभ है इसमें टाइटल मिलता है परम भागवत, ठीक है ना,
तो परम भागवत से एक अंदाजा लगाया गया है कि ये चंद्रगुप्त सेकंड का ही होगा, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को देवताओं के नाम से जोड़ना शुरू कर दिया था, या अपने नाम में देवता को ऐड करना शुरू कर दिया था। एक तरीके से ये बताना हुआ कि दैट मैं क्या हूं, मैं देवता तुल्य हूं। मतलब ये गुप्तास पीरियड में ये टेंडेंसी हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है ना। ये किसको मानते थे, ये देख लिया आप लोगों ने, किसे मानते थे ये बेसिकली। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन है नवरत्न किस केस में थे दरबार में, तो आप लोग देख ही रहे हैं, नवरत्न मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। नवरत्न की अगर बात करें कि नवरत्न जो है वो किस केस में थे। अच्छा, अब एक चीज और है चंद्रगुप्त के रिगार्डिंग, यानी ये इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आए कि किसने वैवाहिक, गुप्त काल का वैसा कौन सा शासक था जिसने वैवाहिक संबंध से अपने साम्राज्य का विस्तार किया या अपने आप को मजबूत किया। वैवाहिक संबंध यानी अलग अलग राज्यों में वैवाहिक संबंध स्थापित करके खुद को स्टैब्लिश किया या खुद को ज्यादा स्ट्रांग किया। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था पॉलिटिकल मैरिजेस होते थे जिससे कि क्या हो, आपका अपना साम्राज्य विस्तार हो या फिर आप उससे क्या हो, सशक्त हो। तो अगर हम लोग देखें तो देख लीजिए, यहां पर आप आ सकते हैं कि वैवाहिक नीति अगर हम लोग बात करें कि गुप्त काल में किसने वैवाहिक नीति अपनाई थी, डेवलप की थी। वैवाहिक नीति इन द सेंस की मैरिज पॉलिसी किसने अडॉप्ट किया था। ठीक है ना। तो देखिए तीन अलग अलग राज्यों में हमें दिखाई देता है, स्पेशली हम लोग किसके टाइम पीरियड पे देख रहे हैं, नागवंश, वाकाटक और कदम्ब। नागवंश, वाकाटक और कदम्ब, ये तीन अलग अलग क्या थे, किंगडम थे, राजतंत्र थे। और किसने स्टैब्लिश किया था, इनके साथ वैवाहिक संबंध, इनके साथ वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित किया था। ठीक है ना। इट मीन्स मैरिज अलायंस हम लोग कह सकते हैं, मैरिज अलायंस was started नहीं, मैरिज अलायंस विथ was नहीं, मैरिज अलायंस विथ कौन कौन सी डायनेस्टी है, विथ नागवंश, वाकाटक एंड कदम्ब डायनेस्टी। ठीक है ना। तो इसने ये किसने स्टार्ट किया था, चंद्रगुप्त सेकंड ने स्टार्ट किया था। नागवंश, वाकाटक और कदम्ब वंश के साथ इसने क्या किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है। बाहुबली देखा है जी आप लोगों ने, हाँ जी बाहुबली देखा है आप लोगों ने। आप लोगों ने देखा था उसमें जो एक्ट्रेस थी जो, हाँ अच्छा सब तुरंत, हाँ मैम देखा है। उसमें जो देवसेना थी, देवसेना क्या कहती, मैं कुंतल देश की रहने वाली हूँ, याद आ रहा है, कहते हैं वो कुंतल देश की रहने वाले हैं ये सब। उसमें जिस एरिया का उसे दिखाया गया था बेसिकली वो कहती कि मैं कुंतल देश की हूँ। अच्छा पढ़ाई कर रहा था, अरे बाप रे नहीं नहीं ठीक है, पढ़ाई भी जरूरी है, पर पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज होता है वो भी क्या होता है सम टाइम। देखिए पता नहीं आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी है कि नहीं देखी है, उसमें यही बताता है कि नॉलेज जो है ना बुक से तो मिलते ही मिलते हैं, साथ के कई बार इधर उधर से भी आपको नॉलेज मिलता है, आप डिपेंड करता है आप उसको ले कैसे रहे हैं। ठीक है ना। चलिए मैं ये नहीं कहूंगी, नहीं तो कहेंगे कि मैम हम लोग सजेस्ट कर रही हैं, एग्जाम का टाइम है। मैं अभी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ। उसमें अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो उसमें वो कहती है कि मैं कुंतल देश, वो एक कुंतल देश था जहां पर वो लोग रहते हैं। तो कर्नाटका का कदम्ब जो है ये माना जाता है कि यही क्या था, कुंतल देश था उस टाइम पर। अब आप सोचेंगे मैम ये कहाँ से कहाँ ले गई, तो कुंतल देश इसे ही क्या कहा जाता था, कर्नाटक का जो कदम्ब है इसे ही कुंतल कहा जाता था। तो इसने क्या किया था, वैवाहिक नीति क्या किए थे यहाँ पर स्थापित किए थे।
ठीक है। तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि अगर बात करें कि वैवाहिक नीति जो है इसने क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। इनफैक्ट जो मैरिज अलायंस का है ना, मतलब ये 3 अलग अलग वंशों के साथ मैरिज अलायंस, तो हम लोग चंद्रगुप्त फर्स्ट से ही देखते हैं कि उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ क्या किया था, विवाह किया था, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि गुप्ताज में जो है इनकी जो अगर विशेष अगर बात किया जाए कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, स्पेशल जो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी इनकी जो विशेषता है, कि हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ वैवाहिक नीति जो है उसे फॉलो किया जा रहा है। वैवाहिक नीति जो है जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम से ही हम लोग देख रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम से ही देख रहे हैं, जैसे लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ, कुमार देवी के साथ ही क्या हम देखते हैं कि स्टार्टिंग यहाँ से शुरू हो जाता है विवाह करना, ठीक है ना। यहां से क्या हो जाता है, इन लोगों ने शुरू किया था विवाह करना। एक चीज और है, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी जिसका नाम था प्रभावती, ध्यान रखिएगा, प्रभावती। तो वकाटक जो है यानी कि जो वकाटक जो है उसके हम क्या देखते हैं कि वकाटकों से इसने क्या किया था, अपनी बेटी पुत्री का विवाह किया था। इसने अपनी पुत्री प्रभावती देवी का विवाह किससे किया था, इसने अपनी पुत्री प्रभावती, ये एक इंपॉर्टेंट मैरिज था, प्रभावती का विवाह रुद्रसेन के साथ किया था। किसके साथ किया था, रुद्रसेन के साथ किया था। और बीच में क्या होता है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है, एक बार ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ये होता क्या है यहाँ पे कि जब रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है यानी उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर जो है मेन पूरी की पूरी ऑनर हो जाती है कौन, प्रभावती। उसके 2 अल्पवयस्क बच्चे थे, उसके साथ वो क्या होती है, लीड करने लगती है। तो पूरा का पूरा माना जाता है कि जो पश्चिम का जो क्षेत्र था वो गुप्ता के यानी इसके काल पीरियड में क्या हो चुका था, इसके अंडर में आ चुका था, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के अंडर में आ चुका था। तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि प्रभावती जो है, इसकी पुत्री का नाम क्या था, प्रभावती देवी, और इसी का विवाह हुआ था वकाटक के शासक रुद्रसेन के साथ। किससे हुआ था, रुद्रसेन के साथ। इट मीन्स कि प्रभावती वॉज मैरिड टू, तो क्या जरूरत है, क्लास करिए, क्लास में ही लेक्चर में इतनी सारी चीजें बता दी जाती हैं। केशव क्यों इतना ज्यादा घूम रहे हैं, वजह ये भी है ना कि इतना ज्यादा भी नहीं। कई बार क्या होता है, कहा जाता है केशव और जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान रखिएगा कि कम खाइए मगर अच्छा खाइए, या जो भी कम पढ़िए अच्छा पढ़िए। बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से नॉलेज गेन हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि जो भी रहे लिमिटेड रहे चीजें, बट अच्छी रहे, है ना, उससे चीजें क्लियर हो। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं, प्रभावती के समय पर इसने क्या किया था, वकाटक जो शासक है रुद्रसेन के साथ इसका विवाह हुआ था, और इसका जो क्षेत्र है विस्तार जो है यानी गुप्ता का, वो पूरा का पूरा पश्चिमों तक हम लोगों को दिखाई देता है कि हुआ था। और एक कारण ये भी है कि हूणों यानी हूण विजेता बोला जाता है ना चंद्रगुप्त सेकंड को, तो इसने चूंकि पश्चिम का जो मेन रूलर्स थे वकाटक, उनके साथ उनका क्या हो गया, अलायंस बन गया, उनसे इनका संबंध स्थापित हुआ, और चूंकि बेटी ही क्या करने लगी, लीड करने लगी। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, इसने मतलब किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, दीप्ति, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी है ये प्रभावती, जिसका विवाह हुआ था रुद्रसेन के साथ। और रुद्रसेन कौन था, वकाटक शासक था। और वकाटक जो थे वो बेसिकली कहां पर, इनका शासन का क्षेत्र कहां पर था, देख लीजिए, इनका शासन का जो क्षेत्र है ये पश्चिम का एरिया हुआ, ये वकाटकों का क्षेत्र था, ये वकाटक का क्षेत्र था, ठीक है ना। और गुप्ता वाले यहां पर थे। तो जब इसका पति, जब इसकी डेथ हो जाती है, तो फिर ये क्या हो जाता है, ये गुप्त साम्राज्य में ही आ जाता है ये पूरा का पूरा। क्लियर है दीप्ति, अब पश्चिम का क्षेत्र था, हाँ पश्चिम का क्षेत्र था, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, इन लोगों के पास आ चुका था। वो पश्चिम का क्षेत्र था जो पूरा का पूरा क्या हो चुका था, इनके पास आ चुका था। हाँ, रुद्रसेन से इसने क्या किया था, शादी करवाई थी। अगर जो भी इस तरह के लोग पूछ रहे हैं, ठीक है।
चलिए, तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, जो बिहार के अन्य जो इसके बाद कौन दिखाई देता है हम लोगों को, उसके बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर जैसे आप देखिए गुप्त काल यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक चीज और है कि इनका जो क्षेत्र विस्तार था वो उज्जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश भी हम देख रहे हैं कि गया पूरा का पूरा। लेकिन इनके जाने के बाद, यानी इनका जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तब फिर कौन आते हैं बिहार में। मैं बार बार कह रही हूँ बिहार के कंटेक्स्ट में, यानी कि अब बात करेंगे कि गुप्तोत्तर कालीन बिहार, गुप्तोत्तर कालीन बिहार यानी पोस्ट गुप्ता बिहार। क्या था कंडीशन बिहार का पोस्ट गुप्ता के टाइम पीरियड में, हम लोग वो देखेंगे। तब देखिए, चूंकि गुप्ता डायनेस्टी क्या हो चुका था, डिक्लाइन हो चुका था। अब गुप्त डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो कुछ अलग अलग जो लोग हैं जैसे गुप्त काल, यहाँ पर ज्यादा नहीं जानना है। गुप्तों के रहते भर में, मैंने आप लोगों को सामंत के बारे में बताया था, तो गुप्त जब थे इनके रहते भर में इनके सामंत थे मौखरी। सामंत इन द सेंस इनके फ्यूडल्स कौन थे, मौखरी। फ्यूडल्स कौन थे, मौखरी। मौखरी क्या नाम था इनका, मौखरी डायनेस्टी, मौखरी, ठीक है ना, मौखरी। ये इसके क्या थे, सामंत थे। और इनकी कंडीशन की बात करें तो ये गुप्त काल के रहते भर में, यानी 510 ईस्वी से ही ये क्या होने लगे थे, दे बिकेम मतलब वो काफी पावरफुल होने लगे थे, शक्तिशाली हो चुके थे ये क्या हो चुके थे, काफी शक्तिशाली हो चुके थे। मौखरी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मौखरी वंश। तो इनके बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं और ये थे कहाँ के, यानी बेसिकली ये जो मौखरी लोग थे ये थे कहां से, ये गया के थे। गया कहाँ, गया जिला जिसको हम लोग बोलते हैं गया, ये कहाँ के थे, ये गया जिले के थे। मौखरी कहाँ के थे, गया जिले के थे। कब ये पावरफुल होना शुरू होते हैं, 510 ईस्वी से हम लोग देखते हैं क्या कि ये पावरफुल होना शुरू हो जाते हैं। और ये किसके सामंत थे, तो ये गुप्त जो है उसके क्या थे, फ्यूडल्स थे। हाँ, गुप्त जो थे उसके क्या थे, ये लोग फ्यूडल्स थे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं इनके बारे में, मौखरियों के बारे में अगर बात करें तो इनका क्षेत्र विस्तार कहां कहां पर था। इनका क्षेत्र विस्तार यानी इनका जो एरिया एक्सपेंशन है वो कैसा था, एरिया एक्सपेंशन। अब इनका एरिया एक्सपेंशन की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि इनका स्पेशली जो इनका क्षेत्र विस्तार जो हमें दिख रहा है वो कहां कहां पर है। इनका जो क्षेत्र विस्तार है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में उत्तर प्रदेश के कन्नौज ये यहां, और राजस्थान के बड़वा क्षेत्र तक इनका क्षेत्र विस्तार था। और राजस्थान के बड़वा क्षेत्र तक इनका क्षेत्र विस्तार था, बड़वा क्षेत्र तक इनका क्षेत्र विस्तार था। इसका मतलब ये है, देखिए जब मौखरी आते हैं तो ये थे कौन, ये सामंत थे। बेसिकली थे कहां से, गया से थे। ये कब पावरफुल होना शुरू हुए, दे बिकेम पावरफुल इन द टाइम पीरियड ऑफ 510 एडी, यानी 510 ईस्वी में ये शक्तिशाली होना शुरू हो चुके थे। इनके एरिया की बात करें कि इनका क्षेत्र कहां कहां था, तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज हम देख रहे हैं वहां तक, यानी बिहार का गया वगैरह ये सब तो है ही, साथ के साथ राजस्थान का बड़वा क्षेत्र पड़ता है, वहां तक इनका क्षेत्र विस्तार हमें दिखाई देता है। वहां तक हमें इनका क्या दिखाई देता है, क्षेत्र विस्तार दिखाई देता है। अब इसमें देखिए, इसे करना क्या है, इसे पढ़ना है किस तरीके से, पढ़ना है इस तरीके से जैसे एक तरफ मौखरी डायनेस्टी चल रहा है और एक उत्तर गुप्त जो शासन चल रहा है। ये आप लोग देखिए, ये समझ लेना है कि एक सामंत हैं जिनका नाम मौखरी वंश है। ये कौन सा वंश कहलाया, मौखरी वंश कहलाया, ठीक है। और ये मौखरी वंश जो है गया से थे, इनका क्षेत्र कन्नौज और आपको यहां तक था।
लेकिन अब आप खुद देखिए कि ऐसा तो नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ देखना होगा ये कि जब उत्तर यानी कि जब हम लोग उत्तर गुप्त की बात कर रहे हैं, यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, जब हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं मौखरी है, ध्यान देखिएगा, एक तरफ क्या है, मौखरी है, मौखरी वंश जो प्रॉपर अपना क्या कर चुकी है, डायनेस्टी जो है अपना पूरा क्षेत्र विस्तार कर चुकी है, ये वाली मौखरी वंश, ठीक है। और एक तरफ में हम क्या देखते हैं, उत्तर गुप्त शासक हैं, कुछ लोग उत्तर गुप्त शासक हैं, यानी पोस्ट गुप्ता रूलर्स हैं। ध्यान रखिएगा इसे, पोस्ट गुप्ता रूलर्स है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां पर पोस्ट गुप्ता में अगर हम लोग आ जाते हैं, यानी एक तरफ तो कौन है, मौखरी वंश हो गया, और एक तरफ क्या है हमारा, उत्तर गुप्त शासक है, ठीक है। अब बात करें कि इनके बारे में, यानी उत्तर गुप्त जो शासक है, इनके बारे में हमें साक्ष्य कहां से मिलता है, हमें साक्ष्य या एविडेंस कहां से मिलता है, एविडेंस कहां से मिलता है, तो अपसरगढ़ अभिलेख से, अपसरगढ़ अभिलेख से, अभिलेख से इनके बारे में पता चलता है, इनके बारे में पता चलता है। बिल्कुल इसको ना क्लियर करके रखिएगा कि ये दोनों चल रहे हैं पैरेलल, ठीक है ना, ये दोनों कंटेम्पररी हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या है, कंटेम्पररी हैं, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है साथ के साथ, ठीक है। तो मौखरी वंश हो गया, वो क्या है, उसके अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, अफसरगढ़ एडिक्ट, इंग्लिश में भी लिख दे रही हूं, अफसरगढ़ एडिक्ट, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या देखते हैं, इसके बारे में, उत्तर गुप्त शासकों के बारे में हमें क्या चल रहा है, पता चल रहा है, ठीक है। और जो हिस्टोरियन है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, यानी इतिहासकार जो है, इन लोगों को क्या नाम देते हैं, इतिहासकारों के अनुसार अगर हम लोग बात करें कि इन्हें क्या नाम दिया गया है, के अनुसार ही इन्हें उत्तर गुप्त या मगध गुप्त बोला जाता है। अच्छा, अफसरगढ़ ये नवादा के पास है, सत्यम, अफसरगढ़ नवादा के पास है। इतिहासकारों के अनुसार हम क्या देखते हैं, इन्हें क्या बोला गया है, इन्हें उत्तर गुप्त और मगध गुप्त क्या बोला गया है इन्हें, इतिहासकारों के अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस दे वेर नोन एज उत्तर गुप्त एंड मगध गुप्त। तो अगर मगध गुप्त के बारे में बात हो, कभी क्वेश्चन आ जाए कि मगध गुप्त के नाम से कौन जाने जाते थे, तो हम लोग देखते हैं क्या, जो उत्तर गुप्त है, मगध गुप्त है, इन्हें ही क्या कहा जाता था आपको, जो कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद स्टार्ट होते हैं, ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद क्या होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं। अब ये देखा जाए कि इसका फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था, उत्तर गुप्त संस्थापक, हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कृष्णगुप्त। मैं एक बात बताऊं, आप लोग किताब में से पढ़ते रह जाएंगे, ये इतना क्लिष्ट है ये सेक्शन कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। कृष्णगुप्त, एम आई राइट, ये गलत बोल रही हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे बताइए। ये जो टॉपिक है ना, खासतौर से उत्तर गुप्त और मौखरी, ये ना इतना कंफ्यूजिंग है कि आप पढ़ते रह जाएंगे, आप लास्टली उलझ जाएंगे कि पढ़ क्या रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आई गेस आप सबने पढ़ा होगा, एम आई राइट या रॉन्ग, मुझे बताइए जरा, मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। हाँ, एक ही टाइम, इसलिए तो मैं कह रही हूँ पैरेलल है। अच्छा, फिर से रिपीट कर दूं, देखिए मौखरी वंश हो गया ये, ठीक है ना, गुप्तों के पतन के बाद, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कहाँ से थे, ये सामंत थे गुप्तों के, गुप्त काल के, और ये लोग ऑलरेडी कहाँ से थे, ये गया से थे, तो वो तो है ही, ठीक है ना। वो उनका जो शासन हम देख रहे हैं कि कन्नौज तक जा चुका, और राजस्थान के तक हम लोग देख रहे हैं कि वहां तक इनका क्या है, क्षेत्र विस्तार है। उसके साथ साथ ही हम क्या देख रहे हैं कि एक शासन और है जो कृष्णगुप्त के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, इसको उत्तरगुप्त प्रॉपर बोला जा रहा है, नाम ही है उत्तरगुप्त शासक, ठीक है ना, इसका क्या है, नाम ही है, जो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इनको मगध गुप्त और साथ के साथ क्या कहा जा रहा है, उत्तरगुप्त भी कहा जा रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा क्या करिएगा, ध्यान रखना है आपको।
और एक चीज और है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो मौखरी वंश है ये बेसिकली क्या है, ये सामंत हैं, ध्यान रखना है, ये हैं क्या, बेसिकली फ्यूडल्स हैं, ये हैं क्या, दे वेयर फ्यूडल्स। तो इनका ना कोई बहुत बड़े शासक का नाम तो नहीं आता है, बट हाँ इनके और इनके बीच की कुछ स्टोरी पता चलती है। अब स्टोरी क्या पता चलती है, वो ये है कि मौखरी वंश का जो सामंत है, ध्यान रखिएगा कि मौखरी वंश के जो शासक थे, इनका उत्तर गुप्त वंश के चौथे शासक कुमार गुप्त के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है ना, ये पहले इसको यहां तक अगर आप लोग समझ लिए होंगे तो अब आते हैं, देखिए अब देखेंगे हम लोग क्या युद्ध हुआ। ठीक है ना, युद्ध, वॉर हुआ एक, ठीक है ना। वॉर किसके किसके बीच हुआ, देखिए वॉर हुआ है किसके बीच, कुमार गुप्त यानी सॉरी उत्तर गुप्त जो है उनके बीच, उत्तर गुप्त के बीच, और साथ के साथ हम क्या देखते हैं, मौखरी वंश के बीच। ठीक है, मौखरी वंश के बीच, इनके बीच क्या हो रहा है, युद्ध हुआ। अब युद्ध में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर यानी जो उत्तर गुप्त है और मौखरी वंश है, तो उत्तर गुप्त का जो शासक था इसका नाम था क्या आपको, कुमार गुप्त, जो युद्ध हुआ था कुमार गुप्त। ठीक है, और मौखरी वंश का जो शासक था इसका नाम था ईशान वर्मन, इसका क्या नाम था, ईशान वर्मन। युद्ध क्या हुआ, उत्तर गुप्त और मौखरी वंश के बीच में युद्ध हुआ। ये एक प्रॉपर एविडेंस मिलता है कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, वॉर हुआ था। ठीक है ना, और ये हम लोग बात करें कि ये उत्तर गुप्त के जो शासक थे उसमें ये कितने क्रम में, ये कितने नंबर पे था, क्रम में ये चौथे नंबर पे था, ये चौथे नंबर का शासक था। It means कि according to the list of Uttargupta rulers, according to the list of Uttargupta rulers, he was on 4th number. He was 4th नंबर का ये शासक था, on 4th नंबर। ठीक है ना, चौथे नंबर का ये शासक था। इन दोनों के बीच हम लोग क्या देखते हैं, युद्ध हुआ। ठीक है ना, मौखरी वंश के ईशान वर्मन था मौखरी वंश का ईशान वर्मन। और ये युद्ध हुआ कब था भाई, जो माना जा रहा है कि ये जो बैटल हुआ था, ये बैटल हुआ कब था, तो ये माना जाता है 558 से 56 के बीच में, 558 के 56 के बीच में। जीत किसकी हुई थी इसमें, यानी इसमें विनर कौन रहा, इसमें विनर हुआ था कुमार गुप्त। कौन जीता था, कुमार गुप्त। इस युद्ध को किसने जीता था, कुमार गुप्त ने इस युद्ध को जीता था, और इसने क्या किया था, मगध छीन लिया था। किससे, ईशान वर्मा से मगध का क्षेत्र ले लिया, यानी मगध अब किसके अंडर में आ गया, मगध का क्षेत्र किससे, कुमार गुप्त के अधीन आ गया, कुमार गुप्त के अधीन आ गया। ठीक है, इज इट क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। देखिए गुप्त डायनेस्टी में आप लोगों को बता ही दिया मैंने कि इसका जो शासक माना जाता है कि फाउंडर कौन था, इसके बारे में कृष्णगुप्त को माना जाता है कि ही वाज द फाउंडर ऑफ, अप्सरगढ़ अभिलेख के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसे माना जाता है कि उत्तर गुप्त जो डायनेस्टी थी इसका एक शासक था जिसका नाम था कुमार गुप्त। मौखरी वंश का एक शासक था, हिज नेम वाज ईशान वर्मन, हिज नेम वाज ईशान वर्मन, इसका नाम क्या था, ईशान वर्मन। और कुमार गुप्त डिफीटेड ईशान वर्मन इन 558 to 556, मतलब ये युद्ध हुआ था 500, सॉरी मैंने पहले लिख दिया, सॉरी 556 से, ये गड़बड़ हो गया यहाँ, 556 से 58 के बीच में। ठीक है ना, ऐसे रखना है इसको। ठीक है, तो ये इसको समझ लीजिएगा कि ये क्या था, युद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। कृष्णगुप्त था मौखरी वंश का संस्थापक। इसके पहले वाली स्लाइड पे मैंने बताया भी है, नोट डाउन नहीं किया था क्या आपने, हाँ जी, समझ गए ना कौन था, Yes, ma'am. ओके
चलिए अब ये क्लियर हो रहा है ना, मौखरी और उत्तरगुप्त, ये क्लियर हो रहा है ना कि ये दोनों डायनेस्टीज हैं ये प्रॉपर, मतलब एक शासन चल रहा है इनका पूरा का पूरा। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ किताब में आप लाख पढ़ लीजिए, ये बहुत उलझाऊ है, नहीं समझ पाइएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग अब आते हैं मौखरी डायनेस्टी पे, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आते हैं हम लोग मौखरी वंश पे। इसका मतलब ये है, जो आपको मैंने पहले ही बताया कि दो डायनेस्टी क्या आपको दिख रही है, पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता का मतलब वही हुआ स्वाति, स्वाति पोस्ट गुप्ता का मतलब ही वही हुआ, ठीक है। यानी वो डायनेस्टी जो आ रही है वो उत्तर गुप्त है, ठीक है। उत्तर गुप्त का कृष्ण गुप्त माना जाता है कि वो उसका क्या था, फाउंडर था रितेश, हाँ उसका फाउंडर कृष्ण गुप्त माना जाता है। ठीक है। चलिए मौखरी डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें, यानी मौखरी वंश के बारे में हम लोग बात करें, तो ये कौन थे, ये सामंत थे जैसा आप लोग जानते हैं। हाँ मौखरी डायनेस्टी में बता तो रही हूँ, अभी आ गई मैं, अभी आ गई ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर अभी मैंने ये के बारे में क्या बनाया था कि इनका क्षेत्र जो है, इनका क्षेत्र विस्तार कहां तक था, इनका क्षेत्र विस्तार कहां तक था, कन्नौज से लेकर राजस्थान तक, कन्नौज से लेकर राजस्थान तक, से लेकर राजस्थान तक, ठीक है ना। कहां तक था, कन्नौज से लेकर राजस्थान तक। अब देखिए इनका अगर बात करें तो कन्नौज को राजधानी के रूप में, यानी कन्नौज को कैपिटल के फॉर्म में किसने एस्टैब्लिश किया था, कौन सा मौखरी वंश का ऐसा शासक था जिसने इसे क्या किया था, इसे वहां पर ले गया था ये। तो हम देखते हैं हरिवर्मा इसका नाम था, जिसने इसे क्या किया था, सेटल किया था। इस शासक का क्या नाम था, हरिवर्मा। इस शासक का क्या नाम था, हरिवर्मा, जिसने क्या किया था, राजधानी शिफ्ट किया था, कहां पर मतलब बनाया था हरिवर्मा ने। उस हिसाब से हम क्या देखते हैं कि ये कन्नौज का पहला शासक था, कन्नौज, कन्नौज का पहला कौन सा शासक हुआ, मौखरी शासक, मौखरी शासक था, शासक था, ठीक है ना। 510 ईस्वी में इसने क्या की थी, अपनी राजधानी बना दी थी। 10 ईस्वी में इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना दी थी, कन्नौज को अपनी राजधानी बना दी थी। ठीक है, हरिवर्मा के बारे में हम लोग देख रहे हैं ठीक है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन लोगों का चल रहा है क्या, यहाँ पर प्रॉपर इनका क्या चल रहा है। तो हरिवर्मन, यानी इसको कई जगह हरिवर्मन भी बोला जाता है। हरिवर्मन जो फाउंडर की अगर बात करें तो हुआ फाउंडर ऑफ मौखरी डायनेस्टी, दैट वाज हरिवर्मन। ये हरिवर्मन क्या था, इसका फाउंडर था। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ अलग अलग जगहों पे क्या हुआ है, इनके जो वैवाहिक संबंध, इतना ज्यादा जाना नहीं है हम लोगों को, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतने डेप्थ में जाने की हम लोगों को जरूरत नहीं है ठीक है। तो बस ध्यान रखना है, जैसे कि हरिवर्मन हुआ जो शासक, यानी कि अगर हम लोग बात करें शासक मौखरी वंश, मौखरी वंश का, तो हरिवर्मन हो गया, ठीक है ना। हरिवर्मन हुआ। अब उसके बाद बात करें हम लोग देखते हैं कि चार इसके क्या है मेन शासक इसे दिखाई देते हैं। तो पहले तो हरिवर्मन हो गया, फिर आदित्य वर्मन,
फिर आदित्य वर्मन इसका शासक था। उसके बाद अगर हम लोग देखिए दो एक नाम से हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, वो कौन सा है? एक हो गया आपको ईशान वर्मन, ईश्वर वर्मन और ईशान वर्मन। ईश्वर वर्मन और ईशान वर्मन। उसके बाद का जो शासक है वो कौन है? ईशान वर्मन। ईशान वर्मन, ठीक है ना। ईश्वर वर्मन और कौन है? ईशान वर्मन है। अच्छा, कुमारगुप्त से युद्ध किसका हुआ था? इसी का हुआ था। कुमारगुप्त कौन सा किसका शासक था ये? हाँ जी, कुमारगुप्त के साथ युद्ध किसका हुआ था? वॉर। ये कौन सा शासक था? ये कौन सी डायनेस्टी का शासक था? ये युद्ध हुआ था उत्तर गुप्त का, ठीक है ना। और इसी के बाद मगध का जो क्षेत्र है वो किसके पास चला गया था? वो चला गया था आपको उत्तर गुप्त शासकों के पास। उत्तर गुप्त शासकों के पास, ठीक है ना। ये देख लीजिए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये सीक्वेंस है। ये क्या है? मौखरी वंश के शासक हैं बेसिकली। दिस आर द रूलर्स। ये क्या है? रूलर्स ऑफ मौखरी डायनेस्टी। मौखरी डायनेस्टी। अब देखिए इसी से आपको क्या करना है? अंदाजा लगा लेना है। जैसे इसने हरिवर्मन ने क्या किया है? 510 में तो स्टैब्लिश किया है अपनी जो पूरी की पूरी सत्ता। और यहाँ पर ईशान वर्मन के साथ जो युद्ध हो रहा है, जो मैंने अभी बताया था आपको, 556 से 58 के बीच में, यानी यहां तक हम क्या देखते हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या हो जाता है जाकर के। लास्ट लाइन क्या लिखे हैं? कौन सा लाइन बोल रहे हैं गौरव? फिर से सुन लीजिए। देखिए मौखरी शासक हैं, रूलर्स हैं। एक हरिवर्मन है, फिर आदित्य वर्मन है, फिर ईश्वर वर्मन एंड आफ्टर दैट ईशान वर्मन। ये सीक्वेंस है, ये राजाओं का सीक्वेंस है, क्रम है, स्पेशली मौखरी वंश के शासकों का, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं? कुमारगुप्त के साथ युद्ध किसके साथ हो रहा है? ईशान वर्मन के साथ। कब हुआ था? अभी मैंने बताया 556 से लेके 58 तक। ये कौन सा शासक था? उत्तर गुप्त शासक था। नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पर कि ईशान वर्मन के युद्ध के साथ ही क्या होता है? मगध का जो क्षेत्र था वो उत्तर गुप्त के शासकों के पास आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या देख क्या रहे हैं हम लोग इसमें बेसिकली? और इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? ये एक चल रहा है सीक्वेंस। इसके बाद दो शासक आप लोगों को और दिखाई देंगे, ठीक है ना। मैम गुप्ता वंश और उत्तर गुप्त वंश में क्या अंतर है? गुप्ता वंश और उत्तर गुप्त में, चलिए मैं अब बता देती हूँ अभी आपको। गुप्ता डायनेस्टी जो है ना, मनीला, वो प्रॉपर एक वंश है, ठीक है। उत्तर गुप्त जो है, जब गुप्त जब समाप्त हो जाते हैं तो उत्तर गुप्त के शासक दिखाई देते हैं, जिनको मगध गुप्त भी बोला जाता है। मैं अभी समझा दूंगी, पहले अभी से समझ लीजिए। मैंने कहा था ना कि ये थोड़ा सा गड़बड़, ये क्या है, ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समस्या आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद के शासक सुन लीजिएगा, सूर्यवर्मन और सर्ववर्मन, ठीक है ना। सर्ववर्मन और सूर्यवर्मन। सर्ववर्मन इसके बाद का जो नेक्स्ट शासक है, और उसके बाद आता है सूर्यवर्मन। सूर्यवर्मन, ठीक है। ये दो रूलर आपको बता दूं, सर्ववर्मन और कौन आता है उसके बाद? सर्ववर्मन और सूर्यवर्मन। ये भी मौखरी वंश का है? हाँ, ये सब वर्मन जिसमें जिसमें आपको लिखा हुआ है ना, ये सब मौखरी वंश का ही है। देखिए ये जो है सर्व ईशान वर्मन है ना, ईशान वर्मन आपने देखा अभी, मौखरी वंश का ये क्या था? शासक था, ठीक है। तो सर्ववर्मन जो है ये इसका बेटा है, ये क्या है? इसका पुत्र है, यानी सन है ये, ठीक है। तो इसने क्या किया था, जो मतलब ये मौखरी वंश के हैं, इन्होंने गुप्तों से क्या किया था? फिर बदला लिया था कि भाई मगध का क्षेत्र हम तुमसे छीन लेंगे। सर्ववर्मन पुत्र है ईशान वर्मन का, इसने क्या किया था? क्षेत्र छीन लिया था, ठीक है। ठीक है। और देख लीजिए ये जो लास्ट आता है, यानी कि बात करते हैं हम लोग जब सर्ववर्मन और सूर्यवर्मन के बारे में,
ठीक है, तो ये माना जाता है, ये जो है सर्ववर्मन जो है ये माना जाता है पुत्र था, और सूर्यवर्मन के माने में माना जाता है कि ये भाई था, लेकिन इसकी डेथ हो जाती है उसी टाइम पर। इसके बारे में माना जाता है कि ये भाई था, ठीक है ना, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सर्ववर्मन के टाइम पर माना जाता है कि फिर से मौखरी क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि किसके काल में ये फिर से शक्तिशाली होते हैं। मौखरी शक्तिशाली होते हैं सर्ववर्मन के काल में। मौखरी जो है वो शक्तिशाली कब होते हैं, सर्ववर्मन के काल में, सर्ववर्मन के काल में। किसके काल में, सर्ववर्मन के काल में, ठीक है। मौखरी किसके टाइम पर फिर से वो जाके मजबूत होते हैं, सर्ववर्मन के काल में। ज्यादा इसमें देखिए दिमाग नहीं लगाना, बस ये ध्यान रखना है कि ईशानवर्मन का पुत्र था सर्ववर्मन। फिर से एक बार अगेन जो है अगर हम लोग बात करें एक ही है। अच्छा, इसका क्या पूछ रहे हैं आप लोग कि मैम इसका क्या करना है। देखिए सर्ववर्मन ये जो इसका टाइम पीरियड है ना, इसके टाइम पर माना जाता है 585 ईस्वी तक में। कब की बात कर रहे हैं हम लोग, 585 ईस्वी तक में पूरा का पूरा मगध क्या किया था, इन्होंने अपने अंडर में ले आए थे। ये 585 ईस्वी तक में मगध जो है वो फिर से मौखरियों के अंतर्गत आ गया था। मगध पर मौखरी का शासन हो गया था। 585 ईस्वी तक में, कब तक में, 585 ईस्वी तक में मौखरी का जो सर्ववर्मन, आपको ध्यान रखना है ये सर्ववर्मन जो है, हाँ लिख दिया 585 ईस्वी स्वाति, ठीक है ना। 585 ईस्वी में बता दे रही हूं, काहे परेशान हो रहे हैं आप लोग, ठीक है। हाँ चलिए, अभी चूंकि मौखरी चल रहा है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सर्ववर्मन, अब यहां पर थोड़ा सा क्या है, सर्ववर्मन, सर्ववर्मन का बात करें पुत्र, ठीक है ना, इसका जो सन है वो कौन था, अवंती वर्मन। ज्यादा नहीं मैं बताऊंगी इसमें, बस कुछ कुछ चीजें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अवंती वर्मन इसके पुत्र का क्या नाम था, अवंती वर्मन। अब इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 585 से लेकर के 600 ईस्वी तक में इसी का टाइम पीरियड माना जाता है। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 585 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो इसी का है, अवंती वर्मन, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों को इसके बारे में कहां से पता चलता है, यानी एविडेंस क्या है अवंती वर्मन के बारे में, कहां से हमें जो है एविडेंसेस मिलते हैं ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र माना जाता है कि एक बिहार के एक बड़े भूभाग पर क्या था, इसका शासन था। बिहार के बड़े भूभाग पर इसका शासन था। इसका शासन था, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अवंती वर्मन। इसके बारे में पता कहां से पता चलता है, यानी जानकारी कहां से होती है हम लोगों को, जानकारी इन द सेंस स्रोत क्या है, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस है, सोर्स क्या है, ठीक है। तो हम लोग को नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख में इसे महाराजा धीराज कहा गया है। महाराजा धीराज कहा गया है। क्या कहा गया है इसे, महाराजा धीराज कहा गया। तो इससे पता चलता है, यानी कि जो सोर्सेज हैं, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज विच वी फाउंड फ्रॉम नालंदा, he denotes as महाराजा धीराज। इट मीन्स अवंती वर्मन was denotes as महाराजा धीराज। इसे महाराजा धीराज बोला गया है, महाराजा धीराज बोला गया है किसे, अवंती वर्मन को। इट मीन्स कि ये बड़ा शासक था मौखरी डायनेस्टी का। इट मीन्स कि ही वॉज अ बिग रूलर ऑफ, लिख दिया था सर्ववर्मन का, तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को
ठीक है, अब बात करें, क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि मौखरी वंश के समय पे यानी किस शासक के समय पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या कहते हैं, जो सिर्फ कन्नौज का शासक रह गया था, यानी कि मगध पर जो है समाप्त हो गया इनका अधिकार। मगध पर अधिकार समाप्त किस शासक के काल में हुआ? किस शासक के काल में हुआ? कन्नौज, देखिए कन्नौज तो इनका मेन एरिया था ही। अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि मगध पर अधिकार, जो अधिकार समाप्ति की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, अधिकार समाप्ति की बात करें तो किस शासक के काल में हुआ था, स्पेशली मौखरी वंश के बारे में बात करना है, ध्यान रखिएगा, ये सब मौखरी वंश ही चल रहा है, मौखरी वंश के बारे में चल रहा है। तो वो कौन सा शासक था? उसका नाम था ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन के समय पर ये सिर्फ कहां तक सीमित रह गए थे? कन्नौज तक सीमित रह गए थे। कहां तक सीमित रह गए थे ये? और इसका जो शासन पीरियड था, यानी कि इसका जो शासन काल था 600 से 605 ईस्वी, और ये सिर्फ कन्नौज तक सीमित थे। कहां तक? यह कन्नौज तक सीमित रह गया, यह कन्नौज तक सीमित रह गया। इसका मतलब है कि इसका एरिया जो था ग्रहवर्मन, इसका नाम क्या था? ग्रहवर्मन। His name was ग्रहवर्मन, and in his time period जो इनका एरिया था, देयर जो एरिया एक्सपेंशन जो क्या हो चुका था, काफी कम हो चुका था। मगध तक, वहां तक इनकी जो क्षेत्राधिकार था उसकी समाप्ति हो चुकी थी, यानी ग्रहवर्मन के समय पे हम लोग ये देख रहे हैं। यहाँ पर फिर से सुन लीजिएगा, अवंती वर्मन के बारे में मैंने बताया, जो सर्ववर्मन का क्या था? पुत्र था। का ये भी माना जाता है कि एक बड़ा रूलर था। इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 585 से 600 ईस्वी तक है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जानकारी का जो सोर्स है वो नालंदा से जो एविडेंसेस पाए गए हैं वहां पर इसका नाम आता है अवंती वर्मन, एंड ही वाज डिनोटेड एज महाराजा धीराज। इसे महाराजा धीराज के नाम से क्या किया गया है? डिनोट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं ग्रहवर्मन। अभी मैं ना कुछ एमसीक्यू करवाऊंगी, तो उससे आप लोगों को ना क्या होगा कि जो कंफ्यूजिंग है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं होना है, इस पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, तुरंत क्लियर हो जाएगी चीजें और समझ में भी आ जाएगा। ग्रहवर्मन के टाइम पर अगर हम लोग बात करें कि अगर क्वेश्चन ये रहा कि मौखरी वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय पे मगध क्षेत्र जो है वहां से उनका अधिकार छिन गया था, तो हम लोग क्या देखते हैं, वो कौन सा शासक था? दैट वाज ग्रहवर्मन। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौखरी डायनेस्टी, यानी मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, यहां पर आ जाइए। अब लास्ट आ जाते हैं कि मौखरी वंश जो है, अब इसकी भी हम लोग क्या देख रहे हैं? समाप्ति देख रहे हैं। मौखरी वंश का जो शासक यानी कि सुचंद्र वर्मन, इसने क्या किया था? अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। कहां पर हम लोग देख रहे हैं? सुचंद्र वर्मन के बारे में क्या देख रहे हैं हम लोग? किसने? मगध में सुचंद्र वर्मन, इसने मगध में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। ठीक है, स्थापित किया था, यानी इसने अपना इंडिपेंडेंटली इसने क्या किया था? जो अपना रूल स्टार्टेड किया था। हिज नेम वाज सुचंद्र वर्मन। इसका नाम क्या है? सुचंद्र वर्मन। ठीक है ना, सुचंद्र वर्मन ने क्या किया था? इसने अपना एक छोटा सा यानी अपना स्वतंत्र राज्य इसने क्या किया था? कायम किया था। और माना जाता है कि ये था कौन? ये ग्रहवर्मन का छोटा भाई था, यानी छोटा भाई था ये किसका? ग्रहवर्मन का। इसके बारे में बात करें तो ये क्या था? ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन का ये क्या था? यंगर ब्रदर था। ठीक है,
तो अगर हम लोग देखें तो इसके बारे में यानी सुचंद्र वर्मन तक ही हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है रिगार्डिंग मौखरी वंश, यानी मौखरी वंश के संबंध में यहां तक हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। मौखरी वंश के संबंध में यहां तक हमें जानकारी मिलती है। तो इट मीन सुचंद्र वर्मन तक हम लोग क्या देखते हैं कि इस वंश का जो है एक्सपेंशन हम लोगों को दिखाई देता है। और इसके बाद क्या होता है कि यहां से इनकी, हाँ, यहीं तक इनका क्या हम लोगों को दिखाई देता है, यहां तक इनके बारे में पता चलता है। मौखरी डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे थे। सुचंद्र वर्मन जो है माना जाता है कि इसका भाई था, इसने अपना इंडिपेंडेंटली क्या किया था, अपने राज्य की स्थापना की थी, छोटे से राज्य की, मतलब मगध में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बट हम क्या देखते हैं कि इसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह गए, इसके बाद इनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, यानी इसके पश्चात इनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। इसके पश्चात इनका पतन हो जाता है। पतन हो जाता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं कि मौखरी डायनेस्टी वाज डिक्लाइन, ठीक है ना। इसके बाद क्या देखते हैं कि मौखरी डायनेस्टी वाज डिक्लाइन, मौखरी डायनेस्टी वाज डिक्लाइन। इसके बाद क्या होता है, मौखरी डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है। ये था बेसिकली मौखरी वंश के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया। पीरियड पूछता है, पीरियड बताया तो आप लोगों की लगभग इनकी समाप्ति अब देख लीजिए कि इस टाइम तक, यानी कि जब ग्रहवर्मन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, अवंती वर्मन, ग्रहवर्मन 600 से 605 ईस्वी तक है, और इसके बाद ले लीजिए लास्ट में वही पीरियड पूछता है। ना 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 ना, इनके बारे में कोई पीरियड नहीं पूछेगा। बहुत ही शॉर्ट लिटिल टाइम पीरियड के लिए ये लोग थे, काफी दे वर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, बहुत ही छोटे समय के लिए थे। और उसके बाद इनका कुछ बहुत ज्यादा, यहाँ से समझिए डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो डिक्लाइन वाले रूलर्स का कभी भी बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली मौखरी डायनेस्टी के बारे में। अब थोड़ा सा वहां पर फिर से आ जाए जो हम लोग का उत्तर गुप्त। किसी किसी ने पूछा कि मैम उत्तर गुप्त और पोस्ट गुप्ता, देखिए उत्तर गुप्त शासक, जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मेरे से, उत्तर गुप्त, देखिए अगर इंग्लिश में इसको करें तो ये पोस्ट गुप्ता ही कहलाएगा, ठीक है, इंग्लिश में पोस्ट गुप्ता ही कहलाएगा। लेकिन अगर वंश की बात करें तो ये फिर से क्या कहलाएगा, ये पूरा प्रॉपर हो जाएगा उत्तर गुप्त। फर्क क्या है, ये पोस्ट गुप्ता का मतलब हो जाता है के बाद, यानी कि गुप्त काल के बाद। इसका मतलब ही हुआ कि गुप्त काल के बाद, इसका मतलब होता है उत्तर गुप्त जो है यह वंश, इससे क्या पता चल रहा है, यह वंश बता रहा है। बट कोइंसिडेंसली जो इसके मामले में जो एक कोइंसिडेंट ये रहा कि अगर ये वंश स्थापित हो भी रहा है तो ये पोस्ट गुप्ता यानी गुप्तों के बाद स्थापित हो रहा है, इसलिए कंफ्यूजिंग है। क्लियर हुआ आप लोगों को? किसने पूछा था गुप्ता, हाँ मनीला, इज इट क्लियर मनीला? देखिए प्रॉब्लम, समस्या क्या है, पोस्ट गुप्ता का मतलब ही होता है गुप्तों के बाद, यानी गुप्त काल के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करें कि हम लोग देख रहे हैं उत्तर, उसको जो इतिहासकार हैं वो उन लोगों ने नाम ही दिया है उत्तर गुप्त शासक। तो ये जो कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये वंश है या गुप्त काल के बाद की कहानी चल रही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक वंश ही है जो गुप्त काल के बाद चल रही है। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि यह क्या है, यह एक वंश है जो गुप्त काल के बाद चल रही है, जो गुप्त काल के बाद शुरू होती है, हाँ जी क्लियर हुआ, गुप्त काल के बाद स्टार्ट हो रही है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज दैट कि हाँ कंफ्यूजन हो रहा ना, यहां पर आ जाइए, गया था, किस ईस्वी तक पता, हाँ जी गया था, ठीक है ना, गया था, ठीक है। तो गया मान लीजिए, अब जैसे सपोज दैट अब आप बोले गया था, गया ही मान लीजिए किसी का नाम हो गया, ठीक है, और ये गया मतलब हो गया जाना, ठीक है, और गया, तो गया था, ठीक है। तो यहीं पे इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में आई बात?
जैसे पोस्ट गुप्ता तो चल ही रहा है, पोस्ट गुप्ता के साथ साथ पोस्ट गुप्ता का हिंदी करें तो वो कहलाता है गुप्तोत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर या उत्तर गुप्त उसे कहते हैं हिंदी में, और यहाँ जो डायनेस्टी स्टार्ट हो रही है वो भी उत्तर गुप्त है, इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन उत्तर गुप्त के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। अब क्लियर है ये? अब उत्तर गुप्त के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। हाँ जी, एक बार बता दीजिए, यहां तक क्लियर हुआ तभी आगे बढ़ूंगी, मुझे कोई बहुत तेजी नहीं है, नहीं तो फिर कहिएगा मैम राजधानी एक्सप्रेस हो गई आप तो लास्ट तक आते आते। हाँ, ये क्लियर हुआ? ठीक है, बस यही समझना है। जैसे नाम होता है ना, नाम उत्तर गुप्त, ये समय उत्तर गुप्त काल का है और शासक भी उत्तर गुप्त के नाम से आते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन है, बाकी कुछ नहीं है। पोस्ट गुप्ता का समय है और उत्तर गुप्त डायनेस्टी है, दैट्स इट, यही है बस। इतने पे अपने आप को ध्यान रखना है कि एक उत्तर गुप्त डायनेस्टी चल रहा है और शासकों के नाम में भी गुप्त लगा हुआ है, तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट ओके भावना? Basically, Bhavna, this is post-Gupta period, and the dynasty which was started in the time period that is known as Uttar-Gupta. So the confusion is that is it Gupta dynasty or is it after post-Gupta dynasty? तो यहाँ पे है क्या जो clear करना है आपको वो ये है, that is this is Uttar-Gupta dynasty which was started after the post-Gupta period. ठीक है, बस यही है, यहीं से आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। मैं अभी बता दूंगी, एक बार लास्ट मौखरी को इसको कर लेना, उत्तर गुप्त को फाइनल कर लिया जाए ना उसे। अब आ जाइए उत्तर गुप्त, ठीक है ना, इसको मगध गुप्त भी बोला जाता है। उत्तर गुप्त वाज, उत्तर गुप्त को मगध गुप्त भी बोला जाता है, ठीक है। ये मगध गुप्त के नाम से भी जाने जा रहे हैं। यहां पर मैंने आपको बता ही दिया था फाउंडर, फाउंडर यानी संस्थापक। संस्थापक की बात करें तो ये कौन है यहां पर, कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त कौन है ये? कृष्णगुप्त जो है ये क्या है, इसके फाउंडर है, ठीक है ना। इसके फाउंडर कौन है, कृष्णगुप्त है, ठीक है। और जो अभी मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में पता कहां से चलता है, सोर्स क्या है इस शासन के बारे में, यानी कि स्रोत क्या है, अप्सरगढ़ अभिलेख, अप्सरगढ़ अभिलेख, इट मीन्स अप्सरगढ़ एडिक्ट, ये क्या है, बेसिकली सोर्स है इसको जानने का। नेक्स्ट इसमें हम लोग आ जाते हैं कि जब कृष्णगुप्त का समय था, इसी समय हम लोग क्या देखते हैं कि शशांक, गौड़ शासक शशांक ने बिहार पर अटैक किया था। इसके शासनकाल में ही, इसके शासनकाल में ही गौड़ शासक शशांक का आक्रमण हुआ था। गौड़ शासक शशांक का आक्रमण हुआ था, इट मीन्स इन हिज टाइम पीरियड शशांक अटैक, हाँ, इन हिज टाइम पीरियड शशांक अटैक ऑन दिस एरिया, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पर किसका, इस टाइम पे किसका अटैक हुआ था, इस टाइम पर अटैक हुआ था किसका, लिख लीजिएगा इसे। इस टाइम पर हम लोग क्या देखते हैं कि इस टाइम पर किसका अटैक हुआ था, इस टाइम पर अटैक हुआ था शशांक का। शशांक ये वही है जिसने बोधि वृक्ष को क्या किया था, काट दिया था, और इसके नाम से ही ये जाना जाता है कि बहुत जो सबसे, अब तो बोधि वृक्ष जो है उसकी जगह पे एक दूसरी लगाया गया, ठीक है। अब तो जो बोधि वृक्ष है उसको, उसके जगह पे जो है नकली आप कह सकते हैं, या वो ओरिजिनल नहीं है आप, ठीक है ना, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, हम लोग देखते हैं इस टाइम पे। ठीक है,
तो माना जाता है कि ये जो था यानी कि अटैक होता है कब, 7th सेंचुरी, यानी ये जो इनका टाइम पीरियड है वो इनका टाइम पीरियड कब का है, इनका टाइम पीरियड माना जाता है कि 7वीं के आसपास में, यानी पाल जो है उसके बाद साथ साथ में हम क्या देख रहे हैं, गौड़ हो गए, तो ये सब कहाँ के थे, ये सब बंगाल के शासक थे। ये चीज थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें जो इसके बाद का जो गुप्त शासक है उसमें कौन सा शासक सबसे फेमस था, तो आदित्य सेन। आदित्य सेन परवर्ती गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा क्या था, शक्तिशाली था। परवर्ती गुप्त शासकों में अत्यधिक शक्तिशाली था, अत्यधिक शक्तिशाली था। तो ध्यान रखना है ये कि इसका एक रूलर था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था आदित्य सेन। तो ये क्या था इसमें, यानी इसके जो फाउंडर हुए और इसके बाद जो राजा लोग चले उसमें कौन था, आदित्य सेन सबसे ज्यादा क्या था, ये स्ट्रांग था, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, ये हो गया आदित्य सेन, हम लोग क्या बात करें, आदित्य सेन। अब बात करें कि इसका जो लास्ट रूलर था, यानी कि उत्तर गुप्त शासकों में अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद कौन सा शासक आता है, जो अंतिम शासक जिसके बारे में पता चलता है, इसका नाम था, यानी कि जो लास्ट रूलर, इसके बारे में हम लोग बात करें उत्तर गुप्त का, उत्तर गुप्त वंश का अगर हम लोग बात करें, अंतिम शासक, अंतिम शासक, इट मींस लास्ट रूलर, इट मींस लास्ट रूलर। अब लास्ट रूलर की अगर हम लोग बात करें तो मैंने क्या कहा, जीवित गुप्त द्वितीय, इसका नाम था जीवित गुप्त द्वितीय। द्वितीय या इसको सेकंड कर लीजिए इंग्लिश में, सेकंड। ये क्या था, इसका जो टाइम पीरियड था ये माना जाता है कि ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 700, इसका जो टाइम पीरियड था वो कब था, वो था 725 ईस्वी, 725 ईस्वी। और लास्ट इसका जो टाइम पीरियड था, और इसको, इसकी हत्या किसने की थी, कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने, हाँ कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने क्या किया था, इसका वध कर लिया था। इसकी हत्या कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने की थी। अब देखिए यहां से समझ लेना है कि हम लोग देखते हैं क्या, लास्ट रूलर की बात करें उत्तर गुप्त का तो उसका नाम क्या है, जीवित गुप्त सेकंड था। इसकी हत्या किसने की थी, ही वॉज किल्ड बाय यशोवर्मन द रूलर ऑफ कन्नौज। ये क्या था, ही वॉज किल्ड बाय यशोवर्मन, किसके द्वारा मारा गया था इसे, यशोवर्मन। ही वॉज किल्ड बाय यशोवर्मन। ये कौन था यशोवर्मन, हु वॉज रूलर ऑफ कन्नौज। कहां का रूलर था ये, हु वॉज रूलर ऑफ कन्नौज, कन्नौज, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि यही था क्या इसका लास्ट, यानी उत्तर गुप्त शासकों में हम क्या देखते हैं, जीवित गुप्त द्वितीय जो है ठीक है ना, जीवित गुप्त के बारे में हम लोग क्या देखते हैं यहां पर। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, जो भी कंफ्यूजन हो रहा है यहां मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ। अजात शत्रु के बेटे का नाम क्या था, सुनिए अभी आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट पहले समझ लीजिए, उत्तर गुप्त का शासक जो था इसका नाम क्या था, जीवित गुप्त सेकंड नाम था, लास्ट रूलर था। 725 ईस्वी में इसकी हत्या कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने की थी। और इसके बाद ये यानी यशोवर्मन ने क्या किया था, मगध पर पूरा का पूरा अपना जो अधिपत्य स्थापित किया था, यानी मगध इनके एक अधिकार में आ गया, इनके एक अधिकार में आ गया। जी किनका क्वेश्चन है, मैं कुमार गुप्त को लेकर कंफ्यूजन है ना प्रिया आपको, हाँ मेरी क्लास तो थी आज, विष्णु शेखर फर्स्ट टाइम फॉर मी,
शेखर, यू आर न्यू इन दिस क्लास। एक बार इसे इससे समझ लीजिए, ये लास्ट रूलर कौन है? जीवित गुप्त सेकंड है। हम लोगों को बस 12 बजे से क्लास का नोटिफिकेशन दिया गया था। ओहो, मिस हो गई क्लास, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। चलिए, ये यहां तक पहले क्लियर है? मुझे एक बार बताइए, फिर मैं आगे ना आप लोगों को चीजें समझा दूंगी। जिनको जिनको दिक्कत आ रही है, नाम में दिक्कत आ रही है कि कुमार गुप्त इसमें भी था और एक कुमार गुप्त गुप्त शासक में भी था, तो मैं वहां पर का कंफ्यूजन आप लोगों को अभी क्लियर कर दूंगी। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये था बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? ये था आपको उत्तर गुप्त शासक के बारे में। जो मैं बार बार कह रही हूँ कि क्या था, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, ये जल्दी समझ में नहीं आता है। यहां तक क्लियर है आप सबको? चलिए फिर हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर है ना? अब एक चीज बताती हूं मैं आप लोगों से, मैं एक सीधा सीधी क्वेश्चन पूछती हूँ। मुझे एक बात बताइए, अजात शत्रु, ठीक है ना, मैं बस नाम पूछ रही हूँ आप लोगों से जो कंफ्यूजन है। अजात शत्रु के पुत्र का नाम क्या था? जल्दी बताइए तो जरा, क्या नाम था अजात शत्रु का जो पुत्र था? उदयन। हाँ बताइए, उसका नाम क्या था? उदयन था। अभी हाँ, उदयन था, ठीक है। अच्छा, अजात शत्रु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह किया था, आप लोग को याद अगर होगा तो, ठीक है ना। पद्मावती का विवाह किया था उदयन से, ठीक है। अब ये उदयन कौन था बताइए? तो याद है ना, ये भी उदयन नाम से ही था, अगर याद होगा आपको तो। याद आ रहा है? मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह उदयन से किया था। क्या ये दोनों उदयन सेम है? यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, जिनको नाम में कंफ्यूजन हो रहा है ना, समझ लीजिए। ये जो उदयन था ना, ये इसका पूरा नाम था वत्सराज उदयन, ठीक है। और ये कौशल का नरेश था, ठीक है ना। कौशल नहीं, कौशाम्बी जो है वहां का नरेश था। ये बेसिकली कहाँ का था? ये कौशाम्बी का नरेश था। कहाँ का नरेश था? आज भी इसके नाम से वहां पर क्या है, महल वगैरह सब है। कौशाम्बी नरेश था ये इसका पुत्र नहीं था, नाम लेकिन सेम था ना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी था, अब क्लियर हो गया। ये दोनों अलग अलग हैं। सेम उसी तरह से हम क्या देखते हैं, देखिए, एक तो गुप्त काल में, एक गुप्त काल में कुमार गुप्त है, ठीक है। और एक हम लोग क्या देखते हैं, उत्तर गुप्त काल में कुमार गुप्त है। इसमें भी एक क्या है, कुमार गुप्त है, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें, और इसके मतलब समझाने का मतलब यही है आप लोगों को कि जो कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा है, तो उस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, यानी कैसे शासक समझ में आ जाएगा कि नहीं ये इसका है। तो ये देख लीजिए, इसका जो टाइम पीरियड था, यानी ये जो है इसका टाइम पीरियड है 415 से 455 ईस्वी, ठीक है ना। और उत्तर गुप्त के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि प्रॉपर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? ये आ जाइए, 565 से 558, 565 से, क्या कर रही हूं मैं, 558 से 565 है ना, रुक जाइए। इसका भी हाँ, इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था, इसके बारे में 558 से 565 ईस्वी। अब बताइए, दोनों में अंतर है या नहीं है? हाँ जी, दोनों अलग अलग है या नहीं? अब बताइए। नाम इसका भी यही है, नाम इसका भी यही है, लेकिन समय काल में फर्क है या नहीं है? हाँ जी, क्लियर हुआ? ये दोनों में टाइम पीरियड में फर्क है या नहीं है? ये क्लियर हो गया? ये देखिए, ये गुप्त काल का कुमार गुप्त है, ये उत्तर गुप्त काल का एक कुमार गुप्त है, जिससे युद्ध हो रहा है किसका? मौखरी के शासक का, ठीक है। इसका मौखरी वंश के शासक के साथ क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। इज इट क्लियर? जिनको जिनको यहां पर समस्या आ रही थी, ये क्लियर हो गया? हाँ, ये भी ब्राह्मण वंश को मानते थे, ये भी क्या थे? ब्राह्मण वंश को मानते थे। अब तो कोई समस्या नहीं है।
इसमें भी ध्यान रखिएगा, उदयन आप लोग को दो जगह नाम मिलेगा, तो एक तो उदयन उसका पुत्र था और एक उदयन उसका दामाद था, यानी ये इसका हो गया सन इन लॉ, ये इसका क्या हो गया, एक तरह से दामाद हो गया अजात शत्रु का, और एक जो था उसका पुत्र था। तो दोनों में अंतर है या नहीं है? तो बस वही नाम से नहीं जानना है, दोनों का नाम जबकि उदयन ही मिलेगा आपको, दोनों का नाम उदयन ही मिलेगा, लेकिन है क्या, दोनों अंतर है दोनों में। तो यही फर्क है इसके में और इसके में, ठीक है। तो ठीक है, ब्राह्मण वंश से ये लोग क्या थे, ब्राह्मण वंश से को मानते थे। अब चलिए यहाँ पर ना आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से क्या होगा कि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, चलिए जिनको जिनको यहाँ पर ये है, अब आ जाइए। मौखरी वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। चलिए अब आपको ऑप्शन इसमें बताना है, ये बताना है हम लोग, क्वेश्चन ये है कि मौखरी वंश के बारे में कौन सा सही है, ठीक है ना। यह गुप्तो यानी गुप्त काल, जो गुप्ता के जो शासक थे के सामंत थे, दूसरा आ जाइए, ठीक है ना। ठीक है ना, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, ये गुप्तों के सामंत थे, इनका जो क्षेत्र विस्तार है, इनका क्षेत्र विस्तार कन्नौज तक था, ठीक है। और आते हैं हम लोग इसमें, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ये कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं यहां पर, हम लोग बात ये कर रहे हैं हम लोग बात ये कर रहे हैं इसमें कि जो युद्ध हुआ था बेसिकली, उसके बारे में भी क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि कौन सा युद्ध हुआ था इसके और इसके बीच में, ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था। कुमार गुप्त ने ईशान वर्मन को पराजित किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाइए ये ठीक है, गुप्तों के सामंत थे, इनका क्षेत्र विस्तार कन्नौज तक था, कुमार गुप्त ने ईशान वर्मन को पराजित किया था, ठीक है ना, पराजित किया था। उसके बाद हम लोग मानते हैं क्या कि इसका संस्थापक हरिवर्मन था। अब ई पे आ जाइए, इनमें से एक से अधिक, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई बताइए क्या आंसर होगा, इनमें से ई होगा, अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए तो इससे क्या होगा ना कि आपको एक क्लियरिटी तो बनी गई कि हाँ ये चल रहा था मौखरी वंश के बारे में। तो इसका सही आंसर यानी गुप्तों के ये सामंत थे, क्षेत्र विस्तार इनका कन्नौज तक था, कुमार गुप्त ने ईशान वर्मन को पराजित किया था, संस्थापक हरिवर्मन था, और इनमें से एक से अधिक। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग उत्तर गुप्त के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। उत्तर गुप्त के विषय में, उत्तर गुप्त वंश कर लेते हैं, ठीक है ना। वंश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आ जाइए, इसका संस्थापक यानी हम लोग बात करें कि इसका संस्थापक जीवित गुप्त था, ठीक है। बी में आ जाइए, देखते हैं हम लोग इसके
समय पर किसी भी शासक का आक्रमण नहीं हुआ था। किसी भी शासक का आक्रमण नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, अब आ जाइए सी में। सी में अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर, वो ये है कि हम लोग देखते हैं इसके बारे में। परवर्ती गुप्त शासकों में आदित्य सेन शक्तिशाली था। आदित्य सेन शक्तिशाली था, शक्तिशाली शासक था। ठीक है, अब आते हैं डी में। डी रहेगा किसी भी शासक का आक्रमण नहीं हुआ था, परवर्ती गुप्त शासकों में आदित्य सेन शक्तिशाली शासक था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं क्या, इसका अंतिम शासक, इसका अंतिम शासक जीवित गुप्त प्रथम था। ठीक है, जीवित गुप्त था, मन नहीं हुआ था। अब आ जाइए ई। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक, ध्यान देखिएगा, एक से अधिक। चलिए जी बताइए। कंफ्यूज? हाँ कंफ्यूज हो गए ना इस क्वेश्चन में आप सभी के सभी? चलिए यहाँ पे आपके सामने ही देखिए, क्या सी होगा। देखिए, इसका संस्थापक जीवित गुप्त था, ये पहले ही गलत हो गया। कृष्णगुप्त बताया है मैंने, इसके समय पर किसी भी शासक का आक्रमण नहीं हुआ था, ये भी गलत हो गया। आक्रमण हुआ था शशांक का, मैंने बताया आपको। परवर्ती गुप्त शासकों में आदित्य सेन शक्तिशाली शासक था, ये बिल्कुल सही है। इसका अंतिम शासक जीवित गुप्त था, जीवित गुप्त प्रथम है, ये गलत हो गया, द्वितीय था। इनमें से कोई नहीं, यानी एक भी नहीं होगा, और इनमें से जब भी होगा एक से ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो उस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, एक से अधिक के बारे में ऑप्शन है, ई ऑप्शन में जो भी लोग हैं कंफ्यूज नहीं होना है। ई ऑप्शन में दिया हुआ है कि जब भी होगा एक से अधिक, अगर दो ऑप्शन मेरा सही होता तो ई होता। क्लियर है स्वाति? अगर दो ऑप्शन मेरा सही होता देन हम किस पर टिक करते हैं? ई पर करते हैं। ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन नहीं सही है, मात्र एक ऑप्शन सही है, तो हम ई को सही नहीं मानेंगे। क्लियर है ये? हाँ जी, इज इट क्लियर? तो जितने लोग भी हैं इस बात को ध्यान रख लेंगे कि जब भी ये ऑप्शन रहे ना, एक से अधिक पर जाना है, ऑप्शन में ध्यान रखना है, यानी मोर देन वन। जब भी होगा दो ऑप्शन को सही, यानी इस वाले ऑप्शन में आपको करना क्या है स्टूडेंट, कम से कम एटलीस्ट दो ऑप्शन सही होने चाहिए। इस ऑप्शन में कम से कम दो ऑप्शन आपके सही होने चाहिए, तभी इसको मान्य इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, तभी क्या होगा, ये मान्य होगा। लेकिन अगर इसमें सिर्फ एक ऑप्शन आपका सही हो रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, कृष्णगुप्त था, कृष्णगुप्त था भावना। हाँ जी, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस बनाने में मुझे भी क्या लगता है, थोड़ा सा है क्या कि इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को डील करने की आदत हो जाएगी। मेरे क्या चीज से कंफ्यूज हो गए? भाव से कंफ्यूज अरे बाबा, देखिए एग्जाम प्रेशर इसी को कहते हैं ना, कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है तो वो हमेशा क्या होते हैं, आपके लिए हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं और आपके लिए समस्या ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक से अधिक वाले में ना जब तक दो ऑप्शन सही नहीं हो तब तक टिक मत लगाइएगा भूल के भी। मैं इसलिए बार बार ये वाले इस पे ऑप्शन, मैं देखिए आपको ज्यादातर आप चेक करिएगा कि मैं आपको कभी भी वन लाइनर क्वेश्चन नहीं देती हूँ, मैं ऐसे ही क्वेश्चन देती हूँ जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एक क्वेश्चन और किया जाए कि अब थक गए अब आप लोग? क्या आज रहने दे यहां तक, ये बताइए।
ऐसे तो टाइम हो चुका है, एक क्वेश्चन और करना है आप लोगों को। यस मैम, एक क्वेश्चन और बचे। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा ठीक है चलिए। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है इसमें ना थोड़ा मिक्सअप रहेगा क्वेश्चन, मिक्सअप इन द सेंस मैं आपको पहले ही दे रही हूँ। यहाँ पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बस ये है ऑप्शन इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से गुप्तों से संबंधित, यानी गुप्त काल से संबंधित, गुप्त काल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, क्वेश्चन पहला हमारा ये है, जो जो आपने पढ़ा ना वो रिवीजन हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने हुणों को पराजित किया था, को पराजित किया था, ठीक है। बी आ जाइए, बी में हम देखते हैं क्या, स्कंदगुप्त ने शकों को पराजित किया था, शकों को पराजित किया था, ठीक है। सी आ जाइए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में वाकाटक का क्षेत्र, वाकाटक क्षेत्र इसके अधीन था, क्षेत्र इसके अधीन था, इसके अधीन था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग महरौली स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित माना जाता है, ठीक है। अब आ जाइए ई ऑप्शन, इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, चलिए फटाफट बता दीजिए इसका आंसर, ये फाइनल हो जाएगा। हाँ जी, क्या होगा, कौन सही है, ई क्या होगा। हाँ पहले सब लोग आंसर दे दीजिए, नहीं तो कहेगा कि मैम हम लोगों को मौका नहीं मिला देने का आंसर, तो पहले सभी लोग आंसर दें। अच्छा जी, हाँ, शकों को पराजित किया था, ठीक है। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय, ये देखिए ये ई ऑप्शन है ना, तो ई सही होगा। देखिए ये गलत है, लेकिन ये सही है। वाकाटक क्षेत्र इसके क्षेत्र अधिकार में आया था। महरौली स्तंभ जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड से जोड़ा जाता है कि इसके ही समय से क्या है, इसका जो संबंध है वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम से माना जाता है। और लास्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें दो ऑप्शन जो है वो क्या हो रहा है, हमारा सही हो रहा है, और दो ऑप्शन जो है वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ये होगा ई, इनमें से एक से अधिक, यानी दो ऑप्शन सही हो रहे हैं और दो ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना आप सबको। यही इसका ऑप्शन होगा। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर मैंने बताया था वाकाटक जो है वो इनके क्षेत्राधिकार में आ चुके थे, ठीक है। और उसके अलावा माना जाता है महरौली स्तंभ को माना जाता है किसके समय पर से संबंधित है, क्योंकि उस पर परम भागवत लिखा हुआ है, तो उसे चंद्रगुप्त सेकंड से डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो दो ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। चंद्रगुप्त सेकंड जो है उसने शकों को पराजित किया था और स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो उस हिसाब से क्या है आंसर अगर हम लोग देखें तो हमारा ई ऑप्शन होगा। यहां तक क्लियर है ना, कहीं कोई समस्या तो नहीं समझने में। 3 क्वेश्चन आज हम लोगों ने इसी प्रकार के क्या किए हैं, लगाए हैं। इससे क्या होगा, एक आइडिया भी होता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी में स्पेशली आते हैं। चलिए फिर अब हम लोग कल मिलते हैं, कल वाली क्लास में जो रेस्ट थिंग्स है विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू, ओके जी।